अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे और डेफिनेटली ठीक ठाक तो होंगे क्योंकि आप हमारे शो का वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बहुत सारा थैंक्स उन लोगों के लिए जो हमारी सोशल साइट पर हमें मैसेजेस करते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा शो जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सबके इंस्टाग्राम मैसेजेस में नहीं देख पाती हूँ और ट्विटर पर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, लेकिन डेफिनेटली मेरी नज़र से आप सबके मैसेजेस ज़रूर गुजरते हैं और जो सजेशन अगर मैं किसी की देख पाती हूँ तो वो डेफिनेटली ज़रूर अपनी टीम को बताती हूँ और उनके साथ में शेयर करती हूँ। तो आप सबका बहुत सारा थैंक्स हमारे शो को पसंद करने के लिए। आगे बढ़ते और शो का आगाज़ करते हैं और शो का आगाज़ करते हैं हम अच्छी बात के साथ। तो अच्छी बात यह है कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर अब रमज़ान भी आने वाले हैं। गुस्से को कम कीजिए, खुशियों को बढ़ाएं, सब्र रखें और जो कुछ आपके पास है उस पर शुक्र करें और अपने से नीचे लोगों को देखें कि उनके पास बहुत सारी ऐसी नेमतें, ऐसी चीज़ें नहीं होती जो हमारे पास होती हैं। कंपैरिजन करना बंद कर दें और ज़िंदगी को सुकून में रखें ताकि आप भी खुश रहें और आपकी सराउंडिंग्स में लोग भी खुश रहें। अच्छा जनाब, अब शो के आगाज़ में आपको लेके चलते और बताते हैं आपको कि क्योंकि ईद की आमद भी है, रमज़ान की आमद भी है, ईद की तैयारियाँ भी चल रही हैं और इन तैयारियों में नए नए शूट्स भी आ रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल सके कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है। तो ज़रा देखिए कि रिमशा का ये शूट कैसा है। अच्छा जी, पता नहीं क्यों मुझे आइसक्रीम याद आ रही है सुबह सुबह, और आइसक्रीम से मुझे वनीला जो है वो बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वनीला जो है बहुत मज़े की आइसक्रीम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो ज़रा एहतियात से। तो ये बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं थी और देख के हर चीज़ जो है वो खानी चाहिए। अच्छा जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं कि आपके बाल कैसे लंबे, घने से और चमकदार हो सकते हैं। शुमाइला का टोटका हमारे पास है और शुमाइला आज आपने टोटके में क्या दिया है लोगों को। तो शुमाइला कहती हैं कि जी बालों की नशोनुमा और मजबूती के लिए प्याज का ये आसान सा टोटका आजमा लें। ठीक है जी, आजमा लेते हैं। तो करना ये आपने कि प्याज का अर्क और नारियल का तेल ये आपने मिक्स करना है। तो फिर क्या करना है, आपको प्याज को पीसकर इसका रस निकाल लें। नारियल के तेल को फिर आपने हल्का गर्म करना है और इसमें प्याज का अर्क मिक्स करना है। फिर इस मिक्सचर को बालों की जड़ों में लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें और फिर 40 मिनट तक लगे रहने दें। अच्छा जी, फिर किसी हल्के शैम्पू से धो लें और फिर इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये बालों की जड़ें जो है इससे मजबूत होती हैं, बालों का झड़ना कम हो जाता है, नए बालों की अफजाइश में मदद मिलती है। और फिर ये टोटका हफ्ते में 2 बार आजमाएं और कुछ हफ्तों में ही आप वाज़े फ़र्क भी देखेंगे। तो ये तो भाई ज़बरदस्त सा टोटका है बालों के लिए। और बालों के लिए प्याज, दही, अंडा, ये सब चीज़ें वाकई बड़ी ज़बरदस्त होती है जो हम आपको बताते रहते हैं अपने शो में भी। अब शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टॉप स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची और हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो कि बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ पर। हमारे साथ वेलकम बैक। तो जनाब, टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची। इनको करते हैं वेलकम। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। मॉर्निंग में आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई दोपहर में बैठे हुए हैं आप लोग। भाई इतने फ्रेश क्यों नहीं लग रहे हैं आज आप लोग, ये बताएं जरा। ट्रैफिक बहुत जाम है। अच्छा, ठीक है ना, जगह तो जगह जाहिर सी बात है लोग निकले में। हाँ, तो वो और गर्मी भी शुरू हो गई है। पहले तो मौसम जरा ठंडा था तो आराम से आ भी जाते तो थे। सुबह सुबह आपको ट्रैफिक मिला, बहुत तो ज्यादा बस जैम मिला। कहीं ना कहीं जो है वो बल्कि एक वाकया भी पेश आ गया ब्यूरो चीफ के साथ तो आज एक। अरे हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या पहले ट्रैफिक जरा में बताएं। इनको अचानक बिल्कुल इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करना पड़ गया, ये खुद ही बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अशरफ भाई कहाँ आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाई है, ये तो जरा बताएं। कॉजवे पे आ रहे थे, शरफ ऐसा बलूच से उतर के जैसे कॉजवे पे आए तो उन्हीं कचरा वो जो सारे मैंने नशे ही थे कोई साहब, तो मेरे आगे ट्रक जा रहा था। हाँ। और मैं पीछे था तो अचानक से ट्रक ना राइट हुआ ना, तो मैं अलर्ट हुआ। जितनी देर मैं अलर्ट हुआ देखा कि एक वो खड़ा हुआ है बीच रोड पे और वो कोई किताब पे लिख रहा है ना, मतलब हिसाब किताब कर रहा था। तो मैंने कहा वो बिजनेसमैन लग रहा था मुझे, जो मलिरा एक्सप्रेस वे बना है ना, उसका हिसाब किताब और तारों का हिसाब कर रहा होगा कितना। जैसे मैंने गाड़ी रोकी है ना तो अभी तक दिल जो है ना वो धद 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 कर रहा है, क्योंकि वो अगर मेरी टाइमिंग 1 सेकंड भी आगे पीछे होती तो भाई बोनट पे होते। अल्लाह भी ने बचाया, उन्हें भी और मुझे भी। मगर वो माशाल्लाह बीच रोड में खड़े होके हिसाब किताब कर रहे थे। चलिए जी, ये तो हमारे शहर की खूबसूरती है, ये ब्यूटी है। इसको जो है ना तनकीद नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। ये हमारे शहर की ब्यूटी है, जिसका जो दिल आता है वो जिस जगह खड़ा होके ट्रैफिक जैम करके जो जिसने करना वो उस दिन जो है वो कर लेता है। वो कहता है जी मैं तो कराची में रहता हूँ, मेरे ऊपर तो कोई रूल अप्लाई ही नहीं होता। बाकी लोगों पे ना रूल अप्लाई होता ही नहीं है। और आज हम अपने शो में ना ये रूल्स के हवाले से बात करेंगे कि कानून इतने बनते हैं लेकिन उन पर अमल कौन करता है, उन पर कोई भी अमल नहीं करता। अच्छा भाई, रमज़ान की आमद है और रमज़ान की आमद के साथ ही
प्राइस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर हमने कई शोज़ किए और ये भी बताया आपको कि भाई किस तरीके से ये मुनाफाखोर माफिया जो है पूरा सरगर्म होके आवाम के लिए क्या क्या मुश्किलात खड़ी करती है और आवाम मुश्किल में ही रहते हैं पूरा रमज़ान। अब इशू ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है वो भी ख़राब हो जाती है, तजावुज़ात पहले ही इतने ज़्यादा हैं। आज बात करते हैं कि रमज़ान में ये अलग से जो तजावुज़ात निकल आते हैं महल्लों में, गलियों में, रोड्स के ऊपर, ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, ये अचानक से कहाँ से पॉपअप हो जाते हैं। एक पहली ट्रैफिक जैम, कराची वाले पहले ही परेशान है। ये मेराज भाई, अशरफ भाई, दोनों में से आप जो भी इसका पहले जवाब देना चाहे वो बताएं ज़रा कि ये कहाँ से पॉपअप हो जाते हैं भाई। देखिए जी, रमज़ान मुबारक जब शुरू होता है ना, उसमें हमने भी ये देखा है कि फकीर माफिया भी आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए भिखारी माफिया तो रमज़ान के माह से कुछ अर्सा पहले ही आहिस्ता आहिस्ता टोलियों की सूरत में यहाँ आना शुरू हो जाती है। वो फिर मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ पुल बने हुए, ब्रिजेस बने हुए, उनके नीचे रहते हैं, मुख्तलिफ इनकी जगहें खाना बदोशों की, वहाँ पर उन्हें रिहाइश अपने इंतजाम उनका पूरा होता है, सही ट्रैवलिंग का इंतजाम भी उनका पूरा होता है। एक तो वो माफिया उतर जाता है। उसके बाद जेब कतरों का एक माफिया होता है, वो भी बाकायदा जो है वो रमज़ान के दिनों में ही या स्टार्ट में जो है वो आ जाते हैं, मतलब ग्रुप बना के आ जाते हैं, चलो भाई चलो रमज़ान आ गए, कराची चलो। तजावुज़ात से तो हम पहले ही परेशान हैं, ठीक है ना। अब उन तजावुज़ात के अलावा एक और चीज़ होती है नई, क्योंकि जो बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं तो उनको घर से तहरीक दी जा रही होती है कि बेटा कुछ करना है तो कुछ प्रैक्टिकल भी आपने करके दिखाना है। तो मैं अमूमन हमने ये देखा कि कोई जो है वो ईद कार्ड्स वगैरह का एक पहले बहुत दौर हुआ करता था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता वो जाहिर सी बात है मोबाइल के अंदर जम हो गया। तो ईद कार्ड के स्टॉल लगते थे, कॉस्मेटिक्स के लगते थे, बर्तनों के लगते थे। तो वो लोग जिन्होंने पूरे साल कोई और काम किया होता है, तो वो रमज़ानों में या तो छुट्टियां ली हुई होती हैं उन्होंने, या फिर वो रोज़े से पहले अपने ऑफिस से वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद वो इफ्तार के फ़ौरन बाद जो है वो अपनी कोई ना कोई जगह मैनेज करते हैं टेबल की और उसकी चीज़ों की। अब उसमें कपड़ा हो, कॉस्मेटिक्स हो, चप्पलें हों, जूते हों, वो टी शर्ट्स हों, वो सब कुछ फ़रोख्त करते हैं। तो एक उस तजावुज़ात जो कि जिससे हम पहले परेशान थे, मजीद लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, इस पूरे अमल में होता यह है कि उनको कोई कुछ इसलिए नहीं कहता कि भाई ये मुस्तकिल नहीं है, और सभी ये कहते हैं कि भाई ईद का टाइम है, थोड़ा सा हमारा खर्चा निकल जाएगा और हमारा ईद का टाइम गुजर जाएगा, कुछ कमाई हो जाएगी। तो एक तो ये बाहमी हमदर्दी चल रही होती है जो हमारा बेड़ा गर्क कर रही होती है। अच्छा, दूसरा पुलिस की आमदनी को चार चांद लग जाते हैं। सही, पुलिस की आमदनी को तो हमेशा से चार चांद नहीं, ज़्यादा लग जाते हैं ना। अच्छा। आप फर्ज करिए कि अगर खाली PIB कॉलोनी का अगर आप देख लें रोड, वहाँ पे जो पथारे लगे हुए हैं, अगर वो जो है 25-50 हज़ार रुपये हफ्ता जो है पुलिस को देते हैं, तो जब वहाँ डबल लग जाएंगे तो फिर 1 लाख रुपए देंगे। भाई ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा ना। बिल्कुल, तो इसी तरह जब तजावुज़ात ज़्यादा होगी तो KMC को भी पैसे मिलेंगे मुबैना, पुलिस को भी मुबैना तौर पे पैसे मिलेंगे, ये भी मसला है। अच्छा, हम आवाम हम तो गए भाड़ में, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। भाई पहले जो है वो 8 फुट का रोड खुला हुआ था। आप नहीं, आप तो अलग हैं, हम हैं आवाम, आप फोन कर लेंगे, आप तो कहेंगे भाई ओके मैं तो मेराज भाई बात कर रहा हूँ। 8 फुट का रोड बमुश्किल चल रहा है, 8 फुट चौड़ा रोड वो बमुश्किल चल रहा है, उसमें मजीद एक दोनों तरफ अगर पथारा लगा दिया जाएगा तो वो 6 फुट रह जाएगा। सही बात है। हम गुजरना तो हमने है वहां से, और अगर आपने ये गलती कर दी कि किसी पथारे वाले को आपने रुक के बोल दिया कि ये क्या हरकत है, हटाओ इसको, तो इतने लोग मिल के मारेंगे। सही बात है, फिर आपका भी जो भूत है वो उतर जाएगा। सही बात है। तो ये सारे मसाइल हैं जो में रमजान में हमें जिनका सामना करना पड़ता है। तो हमें ठीक है, अगर कोई छोटा बच्चा या लड़का है और वो कोई काम करना चाहता है तो उसको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तजावुज़ात रमजान में बढ़ जाते हैं, इसमें ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, जो पथारे लगाते हैं, फिर वो आपको प्रॉपर आपकी इन्फो निकालते हैं, वो वहीं के वहीं आपका बैग चोरी कर लें, वहीं के वहीं आपके पीछे लग के, उनको पता होता है कि आप सामान लेके जा रहे हैं, आपके पास कितने पैसे क्या हैं। तो रमज़ान में ये जो अननोन लोग आते हैं और आबाद हो जाते हैं, दुनिया भर में शहरों की सिक्योरिटी की जाती है, दुनिया भर में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शॉप्स हैं, पथारे हैं, ठेले हैं, उनकी निगरानी की जाती है कि वहाँ पर किसी किस्म की बदअमनी ना हो, वहाँ किसी किस्म की चोरी डकैती ना हो। उल्टा मजीद नए पथारे, नए लोग और पता नहीं कहाँ से लोग आके जो है वो कराची में इस सीज़न में आते कि भाई हमें तो कमाना है। सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं होती लोगों को कि भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। अभी हमारी एक करस्पॉन्डेंट थी अनुषे, उन्होंने एक कोई क्रिमिनल था उसका इंटरव्यू किया था, तो उसने ये बताया था कि भाई मैं तो मौसमी हूँ, मैं तो यहाँ मौसमी आता हूँ, मौसमी वारदातें करने आता हूँ। तो ये जो मौसमी तजावुज़ात वाले आ जाते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कराची के लोगों के लिए। ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है, हाइजीन के बड़े इशू होते हैं,
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। अशरफ भाई, आप इसके ऊपर ज़रा बताएं कि ये कहाँ से अचानक से आ जाते हैं, इनको क्यों नहीं रोकते ये? नहीं देखें, अगर हम पहले तो ये देखें हिस्ट्री, हर रमज़ान में, बकरीद में आपको बकरीद में गोश्त जमा करने आ जाते हैं, और रमज़ान में मतलब कि उससे पहले ये लोग हर जगह पे आ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में। जैसे मैं बहुत ज़्यादा जाता हूँ मैमार के साइड पे, जैसे ही हाईवे पे आप चढ़ते हैं लेफ्ट राइट पे आप देखेंगे झुग्गियाँ झुग्गियाँ आप जाएँ पूरा मैमार तक, आसिफ से आप क्रॉस करें राइट साइड पे जो वापसी वाला रोड है उस पर, अब वो कौन लोग रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। मैं एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में था, वहाँ पे बात हो रही थी, तो उसमें ये स्ट्रीट क्राइम की और ये जो आपकी वारदातें होनी उसके ऊपर ब्रीफिंग हुई। तो मैं बैठा हुआ यूँ उनको सुन रहा हूँ ना सबको, मैंने कहा इनको सब पता है। आप यकीन करें उस मीटिंग में ये बात हुई कि रैकी कैसे कहते हैं ना, तो रैकी उन्होंने बताया कि अब आप देखें, आप बैंक्स हैं, बैंक्स के बाहर केबिन लगे हुए हैं, चाय का केबिन लगा हुआ, केबिन दुकानें नहीं है। अब केबिन पे कौन बैठा हुआ है क्या है वो रैकी करते हैं ना, वारदात करने। अब बैंक गए, यकीनन बैंक से आए हैं तो पैसे लेके आए होंगे, वो उसकी रैकी करता है। अब 7 इंडस्ट्री जोन्स के आए हुए थे लोग उसमें, वो बता रहे हैं कि हमारी जो है इंडस्ट्री की रैकी की जा रही होती है, क्योंकि आया तो कोई गाड़ी गई है पेमेंट करके या आ रही है, तो ये सारा रैकी हो रहा होता है। और ये जो लोग होते हैं इनके पास तो कोई डाटा ही नहीं होता ना, शनाख्ती कार्ड है ना कुछ है, ये घूम रहे हैं खुलेआम। तो उस मीटिंग में डिसाइड हुआ था, तो लेकिन वो मुझे आज तक नज़र नहीं आया कि जो लोग भी होंगे इलीगल टाइप के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद बड़ा एक्शन हुआ था, अफगानिस्तान से जो लोग आए हुए थे उनके पास कार्रवाई हुई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इलीगल तौर पे यहाँ रह रहे हैं, उनको नहीं। वजह से मैं बांग्लादेश से भी लोग हैं, दीगर ममालिक से भी लोग हैं, मतलब ये पता नहीं हम देखें कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको नज़र नहीं आता है क्या ये लोग खुलेआम। आप जैसे हमने पहले बात की थी ज़मीनों पे कब्जे, अब जाके देखें बदमाशी, आप देखें कि खुलेआम इस शहर में आपकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, अब छुड़ा के दिखा दें। सही बात, ठीक है। अब मेन ये है कि आप अगर यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी ख़त्म करनी है तो यहाँ जो इलीगल लोग जो आए हुए हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना होगा। इस वक्त अगर जैसे रमज़ान करीब है, आप देखें जगह जगह आप किसी भी पुल के नीचे चले जाएं, आप देखें भाई वो पूरी सब कुछ लेके बैठे हैं। और सबसे ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि आपको पता है कराची शहर गुंजान आबादी वाला शहर है, सबसे बड़ी आबादी है यहाँ पे, मरदमशुमारी भी 2 करोड़ की आबादी है, और वैसे अगर देखा जाए 3 करोड़ की आबादी है, वॉशरूम है नहीं। आप सोचें कि वो वहाँ बैठ रहे हैं, कितनी गंदगी, कितनी गंद मचा रहे हैं वहाँ पे। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, गुलशन में चले जाएं, जो गुलशन ब्रिज के नीचे आप जाके देखें हर तरफ बैठे हुए हैं। आप आयशा मंजिल पे चले जाएं, वहाँ पे भाई उन्होंने पूरा वो सब कुछ बना के बैठे हुए। अब मतलब आप ये देखें कि इवन के हादसात के सबब बनते हैं। मैं अभी जा रहा था, लास्ट वीक का बता रहा हूँ, तो आयशा मंदिर की तरफ गया तो देखा छोटे छोटे बच्चे ना, मतलब वो 7 साल 5 साल की बच्ची होगी, वो बाइक वाले कैसे चलाते उनके सामने। अब वो या तो जानबूझ के वो छोड़ने के बच्चा टकराए कोई हो, फिर वो सारे जो है मक्खियों की तरह जमा हो जाएंगे। अब ये सारे ये क्रिमिनल एक्टिविटी जब लोग जमा होते हैं उसके बाद आपके पर्स चोरी हो रहे हैं, ये पूरा एक लिंक्ड है ना। अब इसके लिए क्या है कि जब उस प्रोसेस होता है या मीटिंग करते हैं उसके बाद आप कार्रवाई भी तो करें ना। बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं ये सारे के क्रैक डाउन होगा। आपको याद होगा आपने कितनी दफ़ा चलाया कि बेकारियों के खिलाफ क्रैक डाउन होता है, किसी भी सिग्नल पे अगर ये बेकारी नजर रंग उठा के शायद बदर कर दें, ये कर दें, सिर्फ ज़बानी कलामी, सिर्फ मीटिंग, मतलब कि मीटिंग करते हैं, समोसा खाया, चाय पी, चलो हो गई मीटिंग, हो गई भाई। अब इनसे पूछ लें कि आपने जो मीटिंग में फैसले किए कि ये पूरे शहर को बर्बाद करने जो लोग आए हुए, क्या किया आपने, कितने भिखारी पकड़े 1 महीने में, ये पूछ लें आप। अच्छा बुरा मान जाएंगे, कह रहे हैं यार ये हमारा काम है, हम मतलब आप हमें क्यों बता रहे हैं, हमें पता है हम कर रहे हैं। तो भाई कराची में 7 ज़िला हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर जो डीसीज हैं उनसे पूछ लें ना, आप रिपोर्ट देते हैं। हम तो भाई हम तो आवाम की आवाज़ है ना, हमसे आवाम पूछती है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आवाम तो आपके पास नहीं है, आप तो अफसरान हैं। सही। आप किसी भी अफसर आप बताएं ना कि कोई आईजी साहब के खुली कचहरी लगाते हैं, किसी भी मुल्क में जाए ना तो आप जाके देखें आवाम से शिकायत लेते हैं कि भाई आपको क्या शिकायत है, थानों की क्या शिकायत है। 108 थाने हैं, 108 मॉडल जो एक बनाया है, ठीक है, एक आपने मॉडर्न पुलिस स्टेशन बना दिया। 108 थाने में क्या सूरत हाल है, लोगों के साथ क्या करते हैं, एक नॉर्मल बंदा बन के जाएँ, आप कटाएं अपनी शिकायत कि भाई मेरा स्ट्रीट क्राइम हुआ है, मोबाइल चला गया, वो चला गया। वो थाने में तो देखें वो खुद थानेदार जो है वो एक अलग वो लगेगा आपको। मतलब अभी पुलिस जो है आपकी क्रिमिनल एक्टिविटी में है, सही, ठीक है, पुलिस आपकी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आपकी मुलव्वस है।
इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, क्या पुलिस इसमें मुलविस है, उनको नहीं पता है, पैसे मिलते हैं भाई। यहाँ पे रक्शे वाले जगह जगह आपका लाउड स्पीकर एक्ट है। आपने देखा है कि आप एक गाना सुन रहे हैं तो दूसरे को सिर्फ मस्जिद को इजाज़त है कि आप अजान के बाद लाउड स्पीकर और जुमे के दिन जो है खुतबे में से आप ये देखें रक्शों में ऐसी चला रहे हैं, आपके सर में पेन होगा, वैसे छोड़ के बहरे बैठे हुए। मतलब ये कानून है मौजूद, बैठे हुए मिराज साहब, ये पूछें अगर जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि कोई गलत हो, ये सारे कानून है जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। सरकारी अफसरान बैठे हुए, आईजी साहब बैठे हुए, डीआईजी ट्रैफिक बैठे हुए, इनसे पूछें कि जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ये जो कवानीन है इसको कौन सा मुल्क आके करेगा? चाइना आएगा, जापान आएगा, ईरान आएगा, इंडिया आएगा, कौन से लोग आएंगे जो आके ठीक करें? आप किस लिए बैठे हुए? अब यहाँ की आवाम तो पूछती है ना, अब रॉन्ग वे भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। अब मैं बताऊं, मैं गुलशन में रहता हूँ, 13 डी पे जब सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं जी, वो बैठा हुआ है ट्रैफिक पुलिस वाला, मैं जाता हूँ बकायदा, मैंने कहा भाई यार स्कूल टाइमिंग है 7:30 बजे, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। अब वो आपको पता है सुबह सुबह बच्चों को छोड़ने, वो वैन वाले ये वो पूरा ट्रैफिक जैम, आप खड़े हुए हो, आप वो इधर सब तरफ से आ गए, तो आप अपनी ड्यूटी करें। और जो चीज़ें हैं आपको कहा जाती हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें तो शायद ठीक हो जाएगा। लाहौर में पूछे ना आप, इस्लामाबाद में ज़रा दिखाएं, ज़रा ये जुग्गियाँ लगा के बैठ के तो दिखाएं, चैलेंज है मेरा। और यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन जगहों पर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, लेकिन कराची एक ऐसी शहर है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जिसका जो दिल चाहता है ना वो कर लेता है। मेराज भाई, पुलिस जो है उसकी कारकर्दगी पर हम बात करते करते थक भी चुके हैं, और पुलिस के हवाले से हम ये कह के भी थक चुके हैं कि सिंध पुलिस अगर एक्टिव हो जाए, और मुझे आपका जवाब भी पता होता है कि भाई वो ये कहते हैं कि हमारे पास हमें इख्तियार दे दें, हमें इख्तियार दे दें। तो अगर इख्तियार पुलिस को नहीं मिल रहे और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही इस मामलात में, तो जो हुक्काम बाला हैं वही कोई सोच लें, कोई पैरेलल फिर फोर्स बना के दे दें, कुछ और ही कर लें, कोई अपनी मदद आपके तहत कोई और ही लोग उठा के ले आएँ, पुलिस को इख्तियार नहीं देने, मामला ठीक नहीं करने, तो कुछ और कर लें। मतलब पुलिस वालों से भी अगर आपकी बात होती होगी, आपकी डिस्कशन होती होगी, आप सवाल पूछते होंगे कि भाई क्राइम क्यों नहीं हैंडल हो रहा, तो कोई सजेशन वगैरह नहीं आप देते कि भाई ठीक है अगर आपको इख्तियारात नहीं दे रहे तो कोई आप और कोई ले आए, उनको दे दें इख्तियार? असल में अब जिन्होंने इनको इख्तियार दिया हुआ है, तो उन्होंने फिर सबको इख्तियार दिया हुआ है, सही। अब उनसे कोई इख्तियार की बात कर नहीं सकता, सही। तो मामला ये है कि हर मुल्क में पुलिस फोर्स होती है, नहीं हमारे मुल्क में भी है, लाहौर में है, आप देख लें, लाहौर और कराची का आप कंपैरिजन देख लें, लाहौर में आप देख लें क्राइम नहीं है, बिल्कुल लाहौर में आप जाएं, आप मजे से अपना मोबाइल जो है वो लेके कहीं भी घूम रहे फिर रहे, आ रहे जा रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है। आप कराची में अपने घर से बाहर निकलने से पहले अपने बैग में मोबाइल रख लेते हैं कि भाई कुछ नहीं पता, घर से भी बाहर निकल रहे हैं, पता नहीं कोई मेहमान हजरात जो है वो खड़े हुए ना हो घर के बाहर। थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा, पंजाब में भी भरपूर क्राइम है, ऐसा नहीं है। अच्छा, पंजाब का क्राइम हाईलाइट नहीं किया जाता, कराची का क्राइम हाईलाइट ज्यादा होता है। अच्छा चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। महराज भाई कह रहे हैं पंजाब में भी भरपूर क्राइम है, अब ये कितना क्राइम है और क्या है ये पूछते हैं इनसे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे वेलकम बैक। तो जनाब महराज भाई, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद है। महराज भाई आप जो कह रहे थे अपनी बात कंटिन्यू करें क्राइम के हवाले से, जो आप बता रहे थे कंपैरिजन में, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। अब जैसे आपने कहा कि जी लाहौर में, तो देखिए लाहौर में और पंजाब में एक तो वहाँ की पुलिसिंग के मामला तो अलग हैं। अब हम यहाँ कंपैरिजन पे आ जाएं क्राइम के, तो वो पुलिस आ जाती है कि तनख्वाहों पे और मराद पे। तो पंजाब पुलिस की तनख्वाह सिपाही की देख लें और सिंध पुलिस की सिपाही की तनख्वाह देख लें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उनको दी गई मराद का मामला देख लें, यहाँ की दी गई मराद का मामला देख लें, तो ये तो खैर वो एक अलग बहस है। बात यह है कि पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, जुराइम को कंट्रोल करना, जुराइम में मुलविस लोगों को गिरफ्तार करना, उनके ग्रुप्स को तोड़ना, ये पुलिस का काम है। अब इसमें बहानेबाजियां जो हैं वो हमें अक्सर ये नज़र आती हैं कि जी प्रेशर और जो सियासी दबाव। अच्छा, इसमें झूठ नहीं होता, ये बात नहीं है, झूठ नहीं होता। सीएम का अगर पसंदीदा नहीं होगा तो आईजी लग ही नहीं सकता सिंध में। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल क्लियर बात है। गुलाम नबी मेमन आज पसंदीदा नहीं होंगे तो आईजी सिंध नहीं रह सकते। पुलिस चीफ अगर पसंदीदा नहीं होंगे तो पुलिस चीफ नहीं रह सकते कराची के। तो बात यह है कि सियासी दबाव और सियासी मुदाखलत पुलिस में हमेशा से रही है। गुज़िश्ता होने वाले अदवार में जो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन होते रहे सियासी जमातों के खिलाफ, मेराज भाई ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब या बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमेशा ये वोकल होकर बात करते हैं कि हम कराची के अवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम तो दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं, हम ये मंसूबा बना रहे हैं, हम सेफ सिटी पे काम कर रहे हैं, नहरों के हवाले से बात कर रहे हैं, वो
कराची के अवाम का बड़ा ख्याल कर रहे पीपल्स पार्टी वाले, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उनकी नज़र से नहीं गुजर रही कि ये क्या कुछ हो रहा है, और पुलिस जो है वो तो बाज़ाब्ता कह रही है कि हमारे पास तो इख्तियार ही। भाई देखें, बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से उनको लेना देना नहीं है ना सर। उनका मसला ये है कि उनके साथ तो प्रोटोकॉल चल रहा है, उनके बच्चों के साथ, उनकी फैमिली के साथ भी प्रोटोकॉल चल रहा है, उनको तो कोई तकलीफ नहीं है। वो डीएचए में घूमते हैं, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं होता, ना कोई ज़्यादा इतनी। आप देखें क्राइम का रेशो निकालें, डीएचए में आपको स्ट्रीट क्राइम जो है वो इतना सा मिलेगा, बिल्कुल कोई 10% भी नहीं होगा शहर का। क्यों कि वहाँ पर प्रॉपर जो शाइन फोर्स है वो भी काम करती है, वहाँ प्रॉपर जो कारों में जो कि स्मार्ट व्हीकल्स जो अभी निकाली थी वो मूव हो रही होती है, कैमरे का सिस्टम वहाँ पर बिल्कुल ओके है, हर चीज़ मतलब वहाँ कंट्रोल में है, ठीक है ना, क्योंकि कंटोनमेंट एरिया है वो। अच्छा, वहाँ के मामला और हैं, लेकिन जब आप शहर में एंटर हो जाते हैं, शहर में एंटर होने से मुराद हम ये कहते हैं कि जी आप गुलशन इकबाल आ जाएं, ठीक है, आप लियाकताबाद आ जाएं, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद आ जाएं, आप नॉर्थ कराची आएँ, आप न्यू कराची आएँ, आपको पता चले कि शहर में हो क्या रहा है। सखी हसन वाली जो सड़क है जो यहाँ रिजविया से शुरू होकर जो है वो नागन तक जाती है, उस पर कितने ग्रुप काम कर रहे हैं जो रात को सिर्फ गाड़ियों के अंदर निकल के लूट मार की वारदातें करते हैं और पूरी पूरी फैमिली से वो सामान छीन कर ले जाते हैं, कंप्लेन तक नहीं करते हैं लोग आके वहाँ पर। तो भाई बात यह है कि पूरे शहर में लूटमार का बाजार गर्म है। आए दिन सीसीटीवी की फुटेजेस हम खुद चला रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि भाई ये लुट गया, ये हो गया, पुलिस की नफरी बढ़ाई जाए, गश्त बढ़ाया जाए। मसला ये आता है कि आपके जब बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है तो कहते हैं जी नफरी की कमी है, ठीक है। प्रॉब्लम ये, जैसे अब अशरफ भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जब यहाँ पर मरदमशुमारी हुई, सही, उसमें कोई 1.5 से 2 करोड़ चले हमें कि भाई कराची की आबादी है, सही, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। हम 3.5 करोड़ से ऊपर हैं, सही, तो भाई 3.5 करोड़ लोगों में कौन आया कौन गया, किसी के पास कोई खाता नहीं है। आज ये लोग, ये जो सुपर हाईवे के ऊपर बरसों से सैलाब के बाद से आज तक वापस नहीं गए लोग, उनको देखें भाई तुम कहाँ से खाते हो, कमाते हो, तुम्हारा कारोबार क्या है, झोपड़ी में रह रहे हो, उसमें बिजली भी आ गई, टीवी भी चल रहा है, स्क्रीनें भी लगी हुई है, क्या हो रहा है भाई यहाँ, पुलिस तक अंदर नहीं जा सकती, सही, ठीक है ना। एक दफा जब हमने ये बात उठाई तो उसको उनको रजिस्ट्रेशन शुरू की गई, सही। अब वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी किसी भी चीज में कोई कमी हमें नजर नहीं आ रही है। तो बात है कि पुलिस को इस पे सोचना होगा। और देखें ये इतना बड़ा मामला नहीं है, कराची में स्ट्रीट क्राइम को अगर रोकना है इन्होंने तो एक मरबूत प्लानिंग अगर इनकी हो जाए और सब एक पेज पर आ जाए तो यकीन करें कि 1 महीने के अंदर अंदर इस शहर के अंदर भी लाहौर जैसा माहौल भी पैदा हो जाएगा और लोग अपने आप को जो है सेफ महसूस करने लगेंगे। उसके लिए यह भी जरूरी है कि जिस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नामालूम दबाव की वजह से या नामालूम वजूहात की वजह से आपने 20 साल से लटकाया हुआ है, बिल्कुल उसको भी आप ऑन करें, क्योंकि लाहौर में और पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। आप भाई चीजें मुकम्मल कर दें, पुलिस को आप सहूलियात भी दें, ठीक है, और पुलिस पर से दबाव हटाएं, तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से सब कुछ हो जाएगा, वरना हम सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वरना यही इल्ज़ामात जो है वो एक दूसरे पर लगते रहेंगे और ये इल्ज़ामात लगते जो भी सूरत हाल है ना वो शहर की हमारे वो ख़राब हो रही है। अगर आप यहाँ पर देख लें कि स्ट्रीट क्राइम वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, फिर जो माफिया है, जो ये भिखारी माफिया है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहे, फिर इसके अलावा आप देखें कि सड़कों पर आपको पता ही नहीं है कि कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कभी भी कहीं भी आप जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, किसी गली में जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, आप आराम से कोई आएगा, चोरी डकैती, आपका पर्स छीना, आपका मोबाइल फ़ोन छीना और वो चला जाएगा, और उसके बाद हम लोग रिपोर्ट भी नहीं करते और फिर अनरिपोर्टेड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वाक़यात जो हैं ये सिर्फ पुलिस ही कंट्रोल कर सकती है और पुलिस को आवाम के दरमियान जो है वो ट्रस्ट बनाने की बड़ी ज़रूरत है। अच्छा जनाब, अब एक मैटर तो सॉल्व हुआ, अब दूसरा मैटर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये मैटर है एक्सीडेंट्स का और ये मैटर है डंपर्स का, ये मैटर है ट्रॉलर्स का, जो शायद ये समझते हैं कि रोड पे वो खुद अकेले जा रहे हैं और साइड में ना कोई बाइक गुजर रही है, ना कोई कार जा रही है, ना कोई है ही नहीं ज़िंदगी में। कराची की रोड सिर्फ डंपर्स के लिए बनी है और वो बेकाबू हों, रेसिंग कर लगाएं, कुछ भी करें, बस उनको जाने दें, उनको कोई परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है साइड से, कौन जा रहा है। मैंने तो आज तक किसी डंपर को नहीं देखा कि कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने उसको रोका हो, वैसे समाव रोकते होंगे, पूछते होंगे, लेकिन अभी तक मैंने तो कोई ऐसा वाक़या नहीं देखा कि कोई डंपर रुक गया हो। डंपर अपनी धुन में है, लेकिन अवाम जो है वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। लोग इनफैक्ट सिटी 21 पे हमने आपको बताया भी है कि अवाम कहते हैं कि डंपर देख के उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारी जो है ना कोई मौत ही आ गई है सामने, हम डरने कांपने लग जाते हैं डंपर देख के। लेकिन अशरफ भाई, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़े दिन के लिए रूल बनेगा, उसके बाद फिर यही डंपर आपको जो है वो सड़कों पे जाते आते रवा दवा नजर आएंगे। कराची की पहचान बन गए हैं डंपर।
नहीं देखें सबा, वही फिर ये वो वाहिद शहर है जहाँ पे टैंकर माफिया हैं, पानी के टैंकर की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ डंपर आपको नज़र आएंगे, आपको हैवी ट्रॉले नज़र आएंगे, 22 व्हीलर ट्रॉले नज़र आएंगे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये हैवी ट्रैफिक, ये हैवी गाड़ियाँ किसे कहते हैं। आपके ट्रक क्या हैवी ट्रैफिक नहीं है? बिल्कुल आप है। देखें वो कैसे चलाते हैं लोड के साथ, जिस तरीके से। और ख़ास तौर से जब इनसे पूछें तो मेरा तो दिल करता है इनको बैठा के पूछूं, आप खुद डंपर में बैठे, मतलब एक आपको मैं हाइट बताऊं, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, जब आप, वैसे मेरी हाइट है 5'11" ना, अब अगर मैं बैठता हूँ बाइक पे तो मेरी जो है 5 फीट से कम मेरा जो है सर आ रहा होगा जब मैं बाइक पे बैठ रहा, वो आपका 7 फीट ऊपर बैठा हुआ है ड्राइवर। किसका? डंपर का। जब 7 फीट से वो बैठा हुआ है और बाइक है 5 फीट पे उसको नजर है, तो आपको, मुझे बताया नजर आएगा बाइक वाला? आप वो उतने ऊपर बैठा हुआ है और वो चला रहा है, उसके बाद कटिंग भी मार रहा है वो बेचारा बाइक। वो तो भाई गाड़ी को कुचल देगा, उसको नहीं पता चला। आप उसका वेट और उसका इंजन की स्पीड तो देखें। सही। और उसके साथ साथ ऊपर से वो टाइमिंग की बात की जाती है, मराद की बात की जाती है। 22 व्हीलर जो है वो आप देखें कि फास्ट ट्रैक में चला रहा होता है। ये लॉ है। आपको बताऊं, एक जो स्पीड है ना शहर की, वो सब, फिर आपको मैं बताऊं इस शहर में किस स्पीड पे चलना चाहिए किसी को नहीं मालूम है। स्कूल के पास क्या स्पीड है किसी को नहीं। हाँ, हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं। कहाँ आप जाएं मलिर कैंट के अंदर, ऑफिशियल मैं बोल रहा हूँ, मलिर कैंट में जाएं, स्कूल आएगा, मेरा साहब से पूछें आप, स्कूल आया, लिमिट लिखी हुई है 25 किलोमीटर। स्कूल आ रहा है और रात को भी बंद है तो 25 किलोमीटर पे जाना है आपने, वरना चालान हो जाएगा वहाँ पे भी। फिर आप जो मेन सिटी में जो आप जा रहे हैं, यानी कि मलिर कैंट के अंदर जो 50 किलोमीटर है, तो शहर में भी लिमिट है भाई, कि ताकि रुक जाए। अब 120 में नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल वाले रॉकेट की तरह जाते हैं। मेन ये कि सबकी लिमिट है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल है, जो ओवर स्पीड चलाए, चाहे रिक्शे वाले हों, डंपर हो, सब है माफिया इस शहर में। आप सिर्फ हम डंपर बोल रहे हैं, ये सब आपके रिक्शे वाले के हाथ नहीं हो, बाइक पे खबर, बच्चे, मजबूरी है बाइक पे, जो ना गरीब लोग हैं, बाइक पे 3 बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ एक आदमी जा रहा है, मजबूर है वो। महंगाई इतनी है, घर का किराया दे, बिजली का बिल दे, घर के सौदा खरीदे, और क्या मतलब वो गाड़ी नहीं खरीद सकता। एक बाइक पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, मियाँ बीवी बैठे हैं, जा रहे हैं, आप गाड़ी ऐसे चला रहे हो जैसे उसके ऊपर चढ़ा दोगे। मतलब आपको इंसानियत नहीं है कि वो बच्चे जा रहे हैं, आप थोड़ा स्लो हो जाओ यार। आप वो मतलब डंपर लेके, पानी का टैंकर लेके, और एग्जाम्पल मैं चला रहा हूँ, मैं नॉर्मल, मैं डर जाता हूँ ना, इतना तेज और प्रेशर हॉर्न, कैसा हॉर्न बजता है कि आदमी मतलब एकदम आसान खता हो जाता है, बिल्कुल शॉक। ठीक है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप लेफ्ट जाएं राइट जाएं, उसमें सेकंड होता है। अगर आपने राइट गए, ये आ रहा है पीछे से, आप लग गए। तो ये है कि अब ये चीजें, फिर वही कंट्रोल के ऊपर, ये कंट्रोल किसने करना है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। हम आप यहाँ पे बैठ के इतने सवाल करते हैं, मुझे बताएं किसने कंट्रोल करना है? भाई ये कंट्रोल जिन्होंने करना है उनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं है। मुझे प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो सिंध गवर्नमेंट है, उसकी आंखें बंद है। सिंध गवर्नमेंट को होश ही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने तो आवाम की सहूलत के लिए पता नहीं, हम तो सड़कों पे हैं, हम तो गटर के ढक्कनों के लिए, हम तो गटर के ढक्कन ले लेके जा रहे हैं। लेकिन ये डंपर माफिया, इनकी हवाले से कौन बात करेगा? फिर शर्जील नाम मेमन ये कहते हैं कि भाई ये लिसानी मसला नहीं है, तो इंसानी मसला है, तो फिर इस पे कंट्रोल भी कर लें। नहीं, आप देखें इस इंसानी मसले पे कंट्रोल भी कर लें। फिर जब मिनिस्टर साहब निकलते हैं सारे, क्या होता है रोड पे? क्योंकि हमारे साथ निकल रहे प्रोटोकॉल होता है ना भाई, उनका तो अलग प्रोटोकॉल है। उसका वो आगे जो है सार्जेंट चल रहा है, पीछे मोबाइल सायरन बजाते हुए सबको साइडें मारते हुए। आप जरा नॉर्मल तो चले ना, ये जरा चले। डंपरों के बीच में आप जो टाइमिंग दी है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, पहले 10 बजे से अब 11 बजे से कर दिया है। आप आए, अब मैं रास्ता बता रहा हूँ। अब ये जो हैवी ट्रैफिक जो चलता है आपका, ये आपका क्लिफ्टन, ये गिजरी से होता हुआ ये सीधा जाता है आपका, फिर ये पूरा ये आपका ये कोरंगी वाली रोड आ गई, फिर आप आ जाए नॉर्थ अहमदाबाद वाला जो रोड है मेन, फिर आपका यूनिवर्सिटी रोड है। आप जरा जाएं तो इन डंपरों के बीच से ये पूरा वहाँ से घूम कर जो आ रहा है हाईवे से, तो आपका लियाकताबाद वाली जो आयशा मंदिर, पाकिस्तान, शाहराह पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ बाइक पे जरा यूं करके निकल जाएं। चारों रोड पे डंपर ट्रॉले चल रहे होते हैं। आप उसको कभी, अब मैंने वो सोचा है, मिराज भाई से डिस्कस किया था कि हम वहाँ से हम हेली उड़ाएंगे और हेली कैम से हम शूट करके दिखाएंगे कि आप जरा गाड़ी, छोटी गाड़ी चला के दिखाते, ऐसे लगेगा कि वो डंपर ही डंपर। लॉ ये कहता है कि लोअर जो साइड है, यानी कि एक तो फास्ट ट्रैक हो गया, मिड ट्रैक हो, 2 ट्रैक पे आप चलाएं, वो सारे ट्रैक पे एक साथ आ रहे होते। तो कहाँ गई ट्रैफिक पुलिस, कहाँ गए ये सारे लोग? मतलब उनको ये तो नहीं कहा ना शहर में आके आप हमला कर दो, ऐसे लगता है कि हाईवे से वो आ रहे हैं और पूरे शहर पे हमला कर दिया।
देखें शहर की एक्टिविटी तो जारी रहेगी, शहर को नहीं बंद कर सकते, लेकिन ये जो एक्टिविटी है इनकी, इनको कंट्रोल करें। जब वो जमा होते हैं हाईवे पे, आप जाएं ज़रा, जो बहरिया टाउन जाते हैं या मेमार जाते हैं तो वहाँ पे रोके हुए होते हैं ना, ये बेसिकली जो जाते हैं अप कंट्री जो जाते हैं, वो जो वापस आते हैं तो आपको रात को ही आके वहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि शहर में पाबंदी है। अब वो आके 10 बजे तक वहाँ जमा हो जाते हैं। कहाँ पे? टूल के बाद से पूरा ही कराची का जैसी 11 बजते हैं और ये आना शुरू हो जाते हैं, जैसी 11 बजे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले उसे पहले रोक लेंगे। हमारे साथ रहिए, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो भाई पथारे और तजावुज़ात के बाद अब कुछ होगी बात जाली अद्वियात की, और जाली अद्वियात जो है वो इसी तरीके से नासूर बन के इस शहर में फैली हुई हैं कि अवाम को ये पता ही नहीं चलता है कि वो इतने पैसे दे के जो अद्वियात ख़रीद रहे हैं वो उनके लिए जाली हैं, असली हैं, कहाँ से बनी है, क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, किसने रेकमेंड की, कुछ नहीं पता। बस डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्रिप्शन पे दवाई लिख के दी और वो बेचारे गए और उन्हें किसी मेडिकल स्टोर से ले ली, और उसके बाद उन्हें पता चला कि ये तो जाली दवा थी। महराज भाई, इसके लिए कितना जो है वो क्रैकडाउन किया गया है, कितनी खबरें भी सामने आती, लेकिन फिर भी ये मसला रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि ये काम करने वाले लोग, जाहिर सी बात है हम में से ही होंगे। इसी शहर से या इसी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे जो कि जाली अद्वियात को बनाते हैं और बनाने के बाद उसको मार्केट में सप्लाई भी कर देते हैं और वो आगे बिक भी जाती है। तो उनको ये ख्याल नहीं आता कि वो किसी की जानों से खेल रहे हैं, बच्चों की जानों से खेल रहे हैं, फैमिलीज़ की, लोगों की, मर्दों की और ख़वातीन की जानों से खेल रहे हैं। क्योंकि जाली दवा बनाना, मेरा ये ख्याल है कि इंसान दीगर जुराइम भी हैं, ठीक है, माशरे में, लेकिन दवा जो है वो तो ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर उस बीमार को है जो शिफा के लिए तड़प रहा हो या डॉक्टर के पास जा रहा हो, और उसको ये ऐसी दवा दे दी है तो बड़ा अफसोसनाक मामला है। लेकिन मैं इसके बावजूद ये आपको बताऊं कि इस वक्त कराची शहर में क्या, मुल्क भर में इस तरह के कई ऐसे नेटवर्क काम कर रहे हैं जो कि अद्वियात जो है जाली तैयार करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। मार्केट में सप्लाई करते हैं और फिर वो रोल होती हुई जो है अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में जाके वो बिक भी जाती है और उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। अच्छा, एक उसमें बात ये भी है कि वो अगर फ़ायदा नहीं देती तो उनमें ज़्यादातर का मामला ये है कि नुकसान भी नहीं देती है। लेकिन इसके खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो हमें होता हुआ बहुत कम नजर आता है। आप भी शाज़ो नादिर सुनती होंगी, महीने में 2 महीने में कभी एक खबर ऐसी आती है जाली अद्वियात की कंपनी में छापा या जाली अद्वियात पकड़ी गई। बहुत कम ऐसा शाज़ो नादिर होता है। इतनी खामोशी से और इतना तरीक़ेकार से ये मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है कि जिसका आपको पता नहीं चल पाता। हमने देखा पहले भी ये कच्ची गली जो कि बोल्डर मार्केट के अतराफ में जो एरिया है जहाँ पर मेडिसिन मार्केट भी है, यहाँ पर हमने देखा पिछले अदवार में कई बार छापे पड़े और ऐसा हुआ कि वहाँ से जाली अद्वियात और स्मगल शुदा अद्वियात दोनों ही पकड़ी गई। तो बहरहाल पुलिस और FIA इस हवाले से काम भी कर रही होती है, पुलिस का भी काम बनता है, क्योंकि देखें पुलिस के पास भी एक सेक्शन है ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत 420 की 420 की, जिसमें जालसाजी करना है, किसी को धोखा देना है तो पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पुलिस बाकायदा अगर उसको पता चलता है कि कोई कारखाना ऐसा चल रहा है, कोई फैक्ट्री ऐसी चल रही है, कोई पैकिंग कंपनी ऐसी चल रही है जहाँ पर जाली अद्वियात तैयार होकर पैक हो रही है, तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ FIA की टीमें भी इस पर वर्क कर रही होती हैं, सादा लिबास एहलकार होते हैं, उनकी भी मालूमातें होती हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये कि बहुत कम तादाद में और शाज़ो नादिर ही ये लोग पकड़े जाते हैं, और पकड़े भी जाते हैं तो इनकी सेक्शंस इतनी कमज़ोर होती हैं कि उसके बाद उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन मेन मामला है इंसानियत का, इंसानियत का मामला। जब आप में इंसानियत जिंदा है तो आप ये काम नहीं करेंगे, और जब आपके दिल में और आपके ज़मीर मर चुका तो फिर आप जाली अद्वियात भी बेचेंगे, और जाहिर सी बात है हो सकता है वो कितने लोगों की जान लेने का सबब बन कितनी ज़रूरत है कि भाई जहाँ से ये दवाइयाँ ली जा रही हैं, लोग जब दवाइयाँ लेते हैं तो दवाइयाँ ख़रीदते वक्त उनको अवेयरनेस हो कि भाई ये जो अद्विया या जो हमने ये मेडिसिन ली है इसके ऊपर होता है ना कि कोई ना कोई स्टैंप होती है या कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे ये जो फेक मेडिसिन जो है इसको पकड़ने में आसानी होती है, या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेडिसिन फेक है। तो अब मेरे ख्याल में कितना काउंट करता है कि डॉक्टर्स जो हैं जब ये प्रेस्क्रिप्शन लिख के देते हैं तो वो अपने पेशेंट को ये भी बता दें कि निशानी है कि आपकी जो दवा है, जो आपकी रियल दवा होगी वो इस तरह से ठीक होगी। कम से कम जो सीवियर पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई बहुत बड़ा मर्ज लाहक होता है, उनकी दवाएं तो बहुत चेक एंड बैलेंस के साथ लोगों को खरीदनी भी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हमारे एक तो अफसोस का मुकाम ये है कि जिसको देखो वो मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाता है, पूछने वाला नहीं है ना कोई। सही। आप जाएं तो सही सुरजानी टाउन जाएं, आप लियारी में जाएं,
एक तो उसने मेडिकल स्टोर खोला हुआ, उसके पास उसका कोई परमिट या उसका कोई कोर्स किया हुआ, कोई डिप्लोमा किया हुआ, लेटर वेटर जो कि लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना, वो नहीं है उसके पास, ठीक है, फिर भी वो तो कहते मेडिकल हैं स्टोर जिसने खोल के बैठा फार्मेसी हुआ है। किया हुआ है उसके पास उसकी डिग्री अब है, वो फिर क्या ही करते हैं, मेडिकल स्टोर खोल सकता है, दुकानदार ये क्या सही है करता ये है, बात? फिर ऐसे बंदे को तलाश करता है जिसके हाँ। पास वो हो हाँ। डॉक्यूमेंट, सही। और उसको अपने पास मुलाजिम रख के उसके नाम पे खोल लेता है। और उसके बाद उसको फारिग कर दिया जाता है। वो जब जब आता है, जब उनको पता चलता है कि अब डीएचओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर या दूसरी टीमें यहाँ पर आएंगी हमारे पास और हमें चेक करेंगे, तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में इतने सारे तो ये जो मेडिकल स्टोर डॉक्यूमेंट खुले की हैं। आपने बात की ना, तो जिसने फार्मेसी किया हुआ था वो किसी उसके लाइसेंस पे कोई और भी खोल सकता है मेडिकल स्टोर? नहीं, उसी के लाइसेंस पे खुलता है मेडिकल हाँ, स्टोर, चाहे वो बंदा वो होता हो नहीं है या वहाँ नहीं पर। हो। ओके, सही। वो अपना लाइसेंस इस्तेमाल कर लेता है बस, और उसके उसकी उसको पैसे भी मिल कोई जाते check हैं। and balance नहीं और जब होता। उसको पता होता है कि जी चेकिंग वगैरह चली है तो 1-2 दिन के लिए उसको बुला लिया जाता है। तो इतने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपके स्टोर्स खुले में, वो तो खाली मेडिकल स्टोर नहीं है भाई, वो तो खुद डॉक्टर बने हुए। हाँ भाई, वो तो बिल्कुल लायंस डॉक्टर एरिया बने हुए हैं, में, खुदादाद आप चले कॉलोनी जाते में हैं। हाँ। मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, वो डायरेक्ट जा रहे हैं, उससे बोला यार मेरे पैरों में दर्द है, इसकी दवाई बना दे, और वो बना बना के दे रहा है। वहीं से दवाई भी बिक रही है, सब कुछ हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो सूरत-ए-हाल तो यही आएगी ना। इनको अब बताएं, जाली अद्वियात को तो आप जब पकड़ेंगे ना, जब आपके तमाम मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्टर्ड होंगे, सही बात आपकी है। तो हाँ। रजिस्ट्रेशन ही नामुकम्मल है। नहीं देखिए, मैं आपको यहाँ पे सब बताऊँ कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने जो है एक आपकी मेडिकल उसके ऊपर जो है सेफ्टी एप्लीकेशन निकाली थी, उसका ऐलान भी किया था। सही। उसके बाद एक एसएमएस सर्विस थी, और कुछ जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं जो महंगी होती हैं उनको आप एसएमएस करके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि जब आप दवाई लें तो स्पेलिंग चेक करें, उसकी पैकेजिंग की प्रिंटिंग चेक करें कि वो उससे पता चल जाता है, क्योंकि जो ब्रांडेड होते हैं उसकी पैकेजिंग और स्पेलिंग जो है ठीक होती है। हम लोग ऐसे ही जाते हैं, दवा ले लेते हैं। मेरी अपनी आदत बताऊं, मैं हमेशा चेक करता हूं। अभी मैं उसको चेक कर रहा था, खास तौर से इनके ज़्यादा हैं कि चेकिंग और पैकिंग एंड लेबलिंग, तो उसके जो मिलते जुलते नाम से ना वो बनाते हैं। आप पैनाडोल से इवन से लेके डिस्प्रिन से लेके सब, एक विक्स आती है लोग लगाते हैं सर्दियों में, वो तक जाली आ रही है। ठीक है, अब इसमें बताऊं कि इसमें है कि स्कैनिंग है और कोड आता है, वो अगर आप लगाएंगे तो एप्लीकेशन में लगा के उसको आप उसी वक्त चेक कर सकते हो, कंफर्म कर देगा कंपनी की सारी वेरिफिकेशन। ये हमें पता होना चाहिए। हाँ। और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक मेडिकल ऐप है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं, मेडिकल ऐप और ड्रैग करके ना, और उसके बाद हम तमाम जो बड़ी अहम दवाइयाँ हैं उसको हम चेक भी कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए उनका जो कोड है उसमें वो बताते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। साथ में अगर हम देखें जो शहर में, जैसे उन्होंने बताया, हमारे यहाँ कोई भी रजिस्टर्ड जो है मेडिकल स्टोर नहीं है, वो बस बैठा हुआ लाइसेंस दिया हुआ, वो देखता है, पढ़ता है, दवा दे देता है। इतना ख़तरनाक ये सीन है कि किसी को मिलती जुलती दवाइयाँ होती हैं, वो तुक्का मारता है, कहता है डॉक्टर साहब। एक आदत सब रखें किसी भी जो, क्योंकि आजकल जो सूरत-ए-हाल है, मौसम चेंज हुआ है, सर्दी से हम दोबारा गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो जब भी कोई दवा दें आप मेडिकल स्टोर से लें तो डॉक्टर को लाके, एक थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी लेकिन डॉक्टर को दिखाए, कंफर्म कर दिखा लें, उसको क्रॉस चेक कर लें, अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि भाई ये मेडिसिन मैं खरीद के लाया हूँ, ताकि पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम नहीं हो, कोई किसी की जान नाक जाने से बच जाए। मगर मेराज भाई, जिस तरह आप ये बात कर रहे थे, जिस तरह कि हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि हम तो मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले लेते, तो मसला ही खत्म हो गया। बहुत सारे जो छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा छोटे इलाके नहीं मेराज भाई, ये सबका हाल है। डिफेंस में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वो डेफिनेटली गुजरा होगा, तो वो कहेगा यार मुझे सर में दर्द है यार, प्लीज आप अगर काइंडली आप मुझे कुछ हेल्प कर दें, मुझे कोई मेडिसिन दे दें। भाई सबसे पहले डॉक्टर तो हम खुद बने हुए होते हैं। सही। आपने देखा होगा कि अक्सर किसी की तबीयत थोड़ी बहुत खराब होती है, हम उसको फौरन मशवरा देंगे बैस्कोपेन की गोली ले लो, और तुम ऐसा करो 2 पैनाडोल खा लो। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई मतलब यहाँ तक कि आप उसको नींद की दवाई की भी एडवाइस दे देंगे और गोली भी दे देंगे, भाई ये ले लो एक, उसके बाद सुबह जब तुम उठोगे तो बस घोड़े की तरह दौड़ तुम मचाले बन जाओगे तुम। ये वाला मामला है। हम तो पहले खुद डॉक्टर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कमबख्त जो दुकानदार है वो डॉक्टर है। सही बात। हर बंदा हकीम बना घूम रहा है। यूट्यूब पे सिर्फ आप ये लिख दें कि वो सर का दर्द, सही, आपने तो 4-5 सुने होंगे, हमने भी 4-5 सुने होंगे, आधे का हो गया, पूरे का हो गया, उसमें कोई 2700 किस्म के आ जाएंगे सर के दर्द, सही और बात। उनके 27,000 इलाज होंगे। तो मसला है कि हम एक तो पहले खुद डॉक्टर बनना छोड़ दें, जो हमारा काम है हम वो कर लें पहले, ठीक है ना, और डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दें। और दवाई की जहाँ तक बात हुई है, आपने कहा ना कि जी जाली मिल जाती हैं और ये दुकानों से किस तरह से ली जाए, तो भाई सबसे बड़ी एहतियात तो आप ये कर लें कि ये गली मोहल्ले वाला स्टोर छोड़ दें। सही, ठीक है, किसी अच्छी जगह पे, मेन जगह पे जाके, किसी रजिस्टर्ड जगह से आप लेंगे तो कम से कम इतना दिल को इत्मीनान जरूर होगा कि भाई मैंने ओरिजिनल दवाई ले ली, ओरिजिनल दवाई ले ली। बाकी अगर हम इसी तरह ये नुस्खे खाते रहेंगे
तो उसमें फिर देखिए नुकसान हमारा ही है, ठीक है। अब किस चीज से कौन सी बीमारी है, किस दवाई का, कौन सी गोली का कौन सा साइड इफेक्ट है, हमें नहीं पता है, नहीं पता है। सही है। अच्छा, वो जो उस पर बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर पर, जिसको खुद कुछ नहीं पता है, वो आपको 2-3 गोलियां मिक्स करके और यूं करके दे रहा है, और इत्तेफाक से आप सही भी हो गए, बस उसके बाद आपकी मशहूरी हो गई। बस अगर आप सही हो गए तो वो और गुजर गए तो उसका जिम्मेदार कौन बन गया है। है? अल्लाह माफ करे, अब बताएं, अब उसने बना के दे दिया पीस के, रात को सोए और सोते रह गए, उसका जिम्मेदार कौन है? गुजरने से मुराद सामने से चला जाए या नहीं जी, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल्कुल। तो ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और सेल्फ मेडिकेशन से आपको जाली दवा भी मिल सकती है, क्योंकि जब आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और आप उसको कहते हैं भाई मुझे कोई इंस्टेंट सी आप मेडिसिन दे दें, मगर वो आपको वही मेडिसिन देते हैं जो कि अगर जाली है या फेक है तो वो आपके लिए मसाइल बढ़ाती है। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करे, दवा लिखे, उसके बाद आप मेडिकल स्टोर जाएं, रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से ले लें दवा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो क्रॉस चेक के लिए आपको जाना तो नहीं पड़ेगा, व्हाट्सएप करें, अपने डॉक्टर को दवा की तस्वीर भेज दें, तो वो आपको बता सकते हैं कि भाई आपने दवा जो है वो ठीक लिया, या जिस तरह से वो QR कोड या वो बता रहे थे अशरफ भाई, वो अगर आप इस्तेमाल करें तो भी बेहतर है। लेकिन अशरफ भाई यूजुअली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, और आप कितना भी कह लें लोग जो है वो मेडिकल स्टोर पे ही जाएंगे, और वहाँ जो उनका फेवरेट बंदा होगा जो उनको नींद की ऐसी दवा बताएगा जिसमें नींद भी आती है, वो उसी के पास जाएंगे, यार वो जो पिछले हफ्ते तुमने बताई थी ना मुझे दवा, ऐसे ही है, वो जरा मुझे बता दो, वो जरा मुझे लिख दो वापस। जी नहीं, ये तो अब उसकी क्या कह सकते हैं, ऐसे लोग होंगे यकीनन, मगर क्योंकि मेरी फैमिली में डॉक्टर भी हैं तो बहुत डांट पड़ती है ना सेल्फ मेडिकेशन पे ना, और बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। बहन है मेरी तो वो तो इतना डांटती है, कहती है कि पढ़ा किसने, मैंने ना तुम यहाँ तक रहने दो। इवन के कोई जैसे बच्चों को इन सबको दवा दे, लेकिन हमें क्रॉस चेक करना चाहिए खुद से, जो मैसेज है हमारा, खुद से दवाइयाँ नहीं रहनी चाहिए, और उसका साइड इफेक्ट जो है डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर जो होगा, ये मैं आपको मैसेज, अच्छा डॉक्टर हमेशा पूछेगा कि आपको कोई इससे पहले कोई बीमारी है, हिस्ट्री पूछेगा, वो ऐसे ही उठा के मुंह में नहीं डाल देगा दवा, खोलो भाई डाल दो। तो हिस्ट्री जब पता होती है, जब पूरी दुनिया में जो बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे आप आगा खान जाएं, वो हिस्ट्री देखता है, उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी, जैसे मिराज साहब हैं, हम एक मेडिसिन नहीं ले सकते, इनको कुछ और होगा, मुझे कुछ और होगा, किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो ये ज़रूर है कि अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो डेफिनेटली वो सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, और सिर्फ आपकी नहीं पूछते बल्कि आपकी फैमिली की भी पूछते हैं कि फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है, किसी को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कार्डियक अरेस्ट का इशू तो नहीं है। तो ये सारी हिस्ट्री आपसे पूछते हैं इसलिए कि उनको ये पता चल सके, कि वो ये कंफर्म कर सकें कि ये मेडिसिन आपके लिए है या नहीं है। बहुत शुक्रिया मिराज भाई, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई हमारे शो पर आए। और अभी शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात होगी मैदे के हवाले से कि जी मैदे में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्सर होता है, या फिर जो रमज़ानों में इफ्तार में स्पेशली सहरी में डाइजेशन के जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर हम करेंगे ढेर सारी बातें। लेकिन आप हमारे साथ रहिए, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। तो जनाब अब हम डिस्कस करेंगे मैदे की बीमारियों को। मैदे में कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को अल्सर की शिकायत होती है, कुछ लोगों को मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ लोगों को मैदे में भारीपन महसूस होता है। तो स्टमक से रिलेटेड आज जितने भी इशूज़ हैं ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, बड़ी वाइब्रेंट कलर पहन कर आई हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। रमज़ान की आमद है, तैयारियाँ भी चल रही हैं। तैयारियाँ भी चल रही है, घर में भी तैयारी तकरीबन तो हो चुकी है, कुछ रह गई है, क्योंकि घर पे मैं फ्रूट्स जो भी है अपने फूड जो फ्रोजन आइटम्स होते हैं वो घर में खुद बना के रखती हूँ। अच्छा, तो वो बस उसकी तैयारी करनी है। ये अच्छा करती हैं आपके, वो आप खुद बना के रखती हैं, वरना बहुत सारे लोग जो फ्रोजन आइटम्स वगैरह बना के रखते हैं ना, वो फिर यही मैदे की बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए अपने सामने चीज़ बनी होती है तो उसका आपको पता होता है कि इसमें क्या चीज़ डली हुई है, हाइजीनिक तरीके से बना हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं हम फ्राई करके खाएं। तो यही चीज़ें भी डिस्कस करेंगे कि रमज़ान में आपको किस तरह रमज़ान गुजारना चाहिए। रमज़ान खाने पीने का मकसद नहीं है कि सिर्फ खाना पीना होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मेरा ये बताएं भाई कि रमज़ान किस तरह गुजारें, और अगर खाना पीना करते हैं, जो इफ्तार है, सहरी है, फिर खाना है, डबल हो जाता है। वैसे लोग कहते हैं रोज़ा है लेकिन रमज़ान में खाना पीना डबल हो जाता है। तो ज़रा कुछ बताएं कि भाई जो मैदे में जलन होती है या जो अल्सर लोगों को होता है, कुछ लोगों को, फिर वो रमज़ान में खाते हैं क्योंकि वो ये होता है कि भाई रमज़ान है, इफ्तारी है, पकौड़े तो हम खा ही लेंगे सारा कुछ। तो उसके लिए बताएं पहले तो कि एक मुनासिब बैलेंस डाइट रमज़ान में किस तरह से ली जा सकती है?
सबसे पहले तो रमज़ान के आने से पहले हमें तैयारी करनी चाहिए। खाना पीना हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये जो समोसे और पकोड़े हैं, देखें आप शैलो फ्राई करें, पकोड़े तो मैं खैर बनाती ही नहीं। अच्छा। पकोड़े तो खाने ही नहीं चाहिए। हमारे घर में आदत है फ्राइज बनाने की, सही। लेकिन फ्राइज को भी मैं शैलो फ्राई करके हल्का सा और इस तरह बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। सही। तो बेसन की चीज़ें जब हम फ्राई करते हैं तो वो एक तो हजम होने में टाइम लगता है, एसिडिटी बढ़ाती है। हाँ। और फिर हम वही बात है ना, हम अपना खाना पीना इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो मैदा भी कहता है, पागल हो जाता है कि अंदर की ये मेरे पास क्या चीज़ें आ गई। सही। हाँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए हल्की फुल्की ग़िज़ा लें। सहरी में भी आप हल्की डाइट लें और दही का इस्तेमाल लाजमी करें। अच्छा। चाहे आप सहरी में करें, एक दही का इस्तेमाल और एक इलायची का इस्तेमाल। दही और इलायची का इस्तेमाल हाँ, करें। ये आपके मैदे को, देखिए ठंडी चीज़ें जितना मैदे के लिए फ़ायदेमंद होती है ना, इतना हाँ। कोई और चीज़ नहीं होती। और मिर्च मसाले कम कर दें। मैं तो कहती हूँ लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए हमको। सही। अच्छा, जो सहरी है उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहरी में दही का इस्तेमाल करें तो ठीक रहता है, तो ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि सहरी मुनासिब टाइप की जो सहरी होती है, जो पूरा दिन आपका हेल्दी या एनर्जेटिक निकाल दे, तो वो किस तरीके से फिर लेनी चाहिए? दही जरूर प्यास खाएं। नहीं लगती दही खाने से? दही खाने से और इलायची खाने से खास तौर पे प्यास नहीं लगती है। ओके। क्योंकि मैं अपनी सहरी में आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। हाँ। मेरी दही की लस्सी होती है उसमें शामिल, और जो होता है जब पूरा आप जैसे खाना खा लिया, एक पराठा ज़रूर होता है हमारा कम घी में, और देसी घी का इस्तेमाल करें अगर आप कर सकते हैं तो। तेल में नहीं, ये ऑयल वगैरह जो है ना, ये नुकसानदेह ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। अच्छा। तो हल्के से देसी घी में आप चलो पराठा बनाएं। पराठा मेरे साथ होता है, चाय के साथ होता है या क्रीम के साथ होता है। ये मैं बता रही हूँ अपनी डाइट जो बता रही हूँ। और लस्सी भी लेती हूँ। और फिर जब एंड हो जाता है, जब रोज़ा बंद होने का टाइम होता है, जब हम सोचते हैं पानी जितना पी लें, नहीं, पानी जितना आपने एक ग्लास लेना, बस उससे ज़्यादा पानी का इंटेक इतना ज़्यादा मत करो कि आप परेशान हो जाओ। और एंड में आपने थोड़ी सी इलायची खानी है। इलायची खाने के बाद फिर आप ब्रश कीजिए जो भी है, फिर उसके बाद वजू करके बैठ जाइए अब कि अब आपका रोज़ा बंद होने वाला है। सही। तो ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैं इस तरह करती हूँ। फिर इफ्तारी के टाइम पे तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें। तली हुई चीजें बहुत जितना तली हुई, लेकिन वही तो सारा एसेंस है, सारी चीजें ही तली हुई होती हैं। आप नगेट्स ले लें, पकोड़े, समोसे, सब चीजें, रोल्स वगैरह सब वो फ्राई करके आ रहा होता है। हाँ? हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। ये हमारी भी है कि हम एक चाट टाइप जो फ्रूट होती है वो लाजमी हम लेते हैं अफ्तार में। और चाहे तो फ्राइज बना लें या नहीं बनाए। और जो मैंने अभी बताया ना कि मैं अपने घर में रोल और समोसे जो बना के रखती हूँ, वो डीप फ्राई नहीं होते, वो शैलो फ्राई होते हैं। और आजकल तो वो एयर फ्रायर आया हुआ है, तो एयर फ्रायर भी हो जाता है, लेकिन एयर फ्रायर बहुत एक्सपेंसिव एक चीज़ है, वो हर घर में अफोर्ड नहीं कर सकते लोग। लेकिन इतना सा तेल लेके अगर आप उसको ढक के रख देंगे तो वो उसमें शैलो फ्राई हो जाएगा। चाहे वो समोसे हों, चाहे वो रोल हों, आप घर में बना के रखें, पैटी घर में बना के रखें और वही खाएं। घर के बनी हुई चीज़ें खाएं। बाहर से कोशिश करें कि जो बाहर के फ्राइड आइटम, अगर हम बाहर से फ्राई लेकर आते हैं, उस तेल में पता नहीं कितनी बार फ्राई होता चला जाता है। अब ये जो आपने मैदे का प्रॉब्लम बताया ना, ये होता बढ़ता ही इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि वो ऑयल कैंसर प्रोवाइड करता है। आपके जर्म्स जो होते हैं उनको इन्हांस करता है बॉडी के अंदर। होता क्या है, हम ना एसिडिटी को बड़ा नॉर्मल लेते हैं कि ठीक है एसिडिटी स्टार्ट हुई, कुछ ले लिया, कोई दवा खा ली, डॉक्टर ने दे दी, उसके बाद हम अपने खाने पीने पे तवज्जो नहीं देते। खाने पीने की अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें, एसिडिटी को बढ़ने नहीं दें। ये एसिडिटी बढ़ के ही मैदे के अल्सर तक पहुंचती है। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जो ऑयल यूज़ होता है इफ्तार में, जो पकोड़े समोसे तले जा रहे होते हैं, वो नेक्स्ट डे फिर दोबारा वो जो ऑयल यूज हो रहा होता है या जो वो बचा हुआ ऑयल होता है, वो उससे अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल उससे अवॉइड करना चाहिए। रोजाना फ्रेश ऑयल लेना चाहिए। रोजाना ना लें तो अल्टरनेट डे जरूर लें। उस ऑयल को दोबारा गर्म, जितना दफा गर्म होगा उतनी दफा उसके अंदर वो चीजें आती जाएंगी आपके जो कैंसर के जर्म्स को बढ़ाती हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे घरों में ऐसा देखा है कि वो ऑयल जो होता है वो रखा हुआ ही होता है और वो रोजाना डालते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात है कि इफ्तार के लिए जो समोसे, पकोड़े या जो भी चीज़ आप फ्राई करने के लिए बनाते हैं, तो कोशिश ये करें कि रोज़ाना नहीं तो अल्टरनेट डेज में, क्योंकि अब महंगाई इतनी है, लोग यही कहते हैं ना भाई कितना ऑयल जो है वो ज़ाया होगा, लेकिन ये आपकी सेहत का मामला भी है। तो उसमें आप ये कि अपना ऑयल
चेंज करते रहा करें, वो ज़्यादा जो है वो ठीक रहता है। अच्छा, अब किसी ने समोसे खा लिए, पकौड़े खा लिए, या नॉर्मल उसने इफ्तारी की, अब उसको मैदे में भारीपन हो रहा है, उसको मैदे में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो फिर क्या करे? देखिए, मैं ज़्यादातर वो चीज़ें बताती हूँ जो आपके किचन में मौजूद हों। हाँ। आपको परचेज करने या कोई जड़ी बूटी लेने ना जाना पड़े। हाँ। आपके किचन में मीठा सोडा हर वक्त मौजूद होता है। अच्छा। आप पानी लें, उसके अंदर थोड़ी सी अगर शुगर डालना चाहें डालें, शुगर पेशेंट है तो ना डालें, और तकरीबन 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालें पानी के अंदर, और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें, चंद ड्रॉप्स, 1 से 2 वो ड्रॉप मिला के पानी को, वो पानी पी जाएं। आप देखेंगे कि आपका भारीपन खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके बर्ब्स आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जो ब्लोटिंग हो रही थी वो खत्म हो जाएगी मैदे में। सही। अच्छा, इस चीज को अगर आप आदी बना लेंगे ना, हाँ। तो जो अल्सर का प्रॉब्लम है ये भी खत्म हो जाएगा इससे। अच्छा, आपने बहुत that's सारी great। वो जो टैबलेट्स देखी ना, वो जो चूसने वाली टैबलेट्स होती हैं, तो उस टैबलेट्स के अंदर मीठा सोडा मौजूद होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कंटेंट होता है उसका, जिस मेन हाँ, जो इंग्रेडिएंट मेन होता के है वो अंदर मीठा कंटेंट सोडा। होता है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि अब जैसे अब हुमैरा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है कि भाई मीठा सोडा आपके घर में मौजूद होता है, उसमें थोड़ा सा वो लेमन आपने स्क्वीज़ किया और वो पी लिया, तो ये इफ्तारी के फ़ौरन बाद आप कर हाँ, सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताएं कि सहरी में मैंने जो कॉन्सेप्ट सुना है कि जी खजला जो है खाने से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो खजला खाने से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, बीपी हाई, बहुत सारे लोग ये कहते हैं नहीं फेनी खा लें, लेकिन खजला जो है उससे थोड़ा अवॉइड करें। ये खजला फेनी का जो कॉम्बिनेशन है, क्या खजला पेनी साथ खाई जा सकती है? क्या खजला एक दिन खजला खा लें, एक दिन पेनी खा लें? यकीन करें, ये इतनी कंफ्यूजन चल रही है ना ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मुझे समझ नहीं आती। हाँ, हमें हमारे यहाँ ना हर चीज का इतना हवा बना हाँ, लेते हैं हाँ, कि रमजान आ रहा है, भूख लगेगी, सारा कुछ सहरी में खा लो। हाँ, कोई खजला पेनी मैं नहीं बनाती हूँ, ना मैंने कभी बनाया। वो अच्छा, क्यों होता हाँ, है? इसलिए कि वो जिस ऑयल में बना हुआ है, फिर कहानी बाहर आ जाती है कि जिस बाहर के ऑयल से वो बना हुआ आपके पास पहुंच रहा है, एक तो पता नहीं कब से बना हुआ रखा हुआ, कब से बना हुआ तो वो ऑयल जो चिकनाहट उसके ऊपर जम गई है, वो आपके अंदर जा रही है। वो ऑयल कितने दिन का, तो आपको अंदर प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगा, वो लाजमी करेगा। आपने खुद तो खजला बनाया नहीं घर में कि जी ये हाइजेनिक है और मैंने इस तरीके से बनाया हुआ। आप इतना पुराना बना हुआ या इतने पुराने ऑयल में बनी हुई चीज खा रहे हो, ऑब्वियसली वो कितना भी कोई कह ले कि ये फ्रेश घी में बना हुआ है, मैं कभी भी खजला पेनी को प्रेफर नहीं करती खाने के लिए। आप अपने हाथ से घर में घर का जो पराठा बना हुआ होगा ना, उस खजला पेनी से बहुत अच्छा होगा। सही। तो कोशिश करें। अच्छा, लेकिन फिर भी ये बताएं कि फेनिया अगर आप खा रहे, तो अब वो आप ज़ाहिर है लोग दूध में डाल के उसको मज़े से खाते हैं, उसके बाद होता है भारीपन, क्योंकि फेनी खाने के बाद, फेनी का एक इशू ये है कि आपने फेनी तो खा ली, मुझे फेनी पसंद है और मेरा इतनी सारी बातें करी फेनी के बारे में। अब आपने फेनी तो खा ली, अब जब आपने फेनी खा ली तो उसमें यूजुअली ये होता है कि आप कोई और चीज़ खाने की गुंजाइश नहीं है। उस वक्त तो ऐसा लग रहा होता है ना कि पेट भर गया है, हाँ। लेकिन एक्चुअल में वो उतनी एनर्जी नहीं मिल रही होती जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए। तो सहरी में टाइम जो है वो शॉर्ट होता है। अब जब सहरी का टाइम शॉर्ट है तो उसमें आपने थोड़ी सी पेनी खा ली, आपका पेट भर गया, अब आप कुछ हेल्दी नहीं खा पाते, ना पराठा खा पाते हैं आप, ना कोई और ऐसी हेल्दी चीज़ खा पाते कि पूरा दिन जो है वो आप उसको निकाल लें। तो ज़रा बताएं, फेनी के साथ कितनी देर पहले थोड़ी सी फेनी खा ले बंदा, फिर उसके बाद थोड़ा सा पराठा या कोई स्लाइस वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ कर ले? खानी है ना तो छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी में खाओ, लेकिन उसके साथ दूसरी डाइट भी लो। अब जैसे कि मेरे बच्चे जो हैं, मैं उनके लिए चपली कबाब बना के रखती हूँ। सही। हाँ, चपली कबाब, प्रोटीन गया ना पेट के अंदर, आप चाहे पराठे से खा रहे हो, रोटी से खा रहे हो, तो चपली कबाब ऐसी कोई चीज पहले ठोस खा लो। उसके बाद जो आपकी क्रेविंग है ना कि फेनी खानी ही खानी है, तो वो थोड़ी सी फेनी आप बाद में खा लीजिए। और उसके बाद यही जो मैंने मीठा सोडा वाला आपको बताया ना, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए उसी वक्त, वरना सारा दिन आप ऐसा लगेगा आपको भारी भारीपन लगेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। ये हुमैरा ये कहना चाह रही है कि भाई जो फेनी है, लाइक वो आप बाद में खाएं, पहले आप जो खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, तो पहले डाइट ले लो हेल्दी। उसके बाद वही बात है ना कि क्रेविंग हो रही है अगर आपको कि फेनी खानी है, तो वो इतनी सी फेनी आप दूध में डाल के थोड़ा सा आप उसको टेस्ट डेवलप करने के लिए आप खा लीजिए कि आपने फेनी भी खा ली, और उसके बाद आप ये जो है ये ले लीजिए। सही। अच्छा, ये बताएं कि इफ्तार में क्या ऐसी हेल्दी डाइट हो सकती है जो लोग जो हैं खा के, यानी उनको लगे कि यार हमने खूब सैर इफ्तार किया है, क्योंकि इफ्तार कितना भी कर लेना मेरा, खाने की जो एक भूख उठती है ना फ़ौरन से, जब तरावियाँ ख़त्म होती हैं और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुजरता है, तो उसके बाद भाई डिनर चाहिए होता है। तो अच्छा, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि इफ्तार के साथ साथ ही वो खाना खा लेते हैं, या वो कहते हैं बस ये हो गया, अब हमने
सुबह खाना है, लेकिन वो पता नहीं कौन से लकी घर होते हैं, हमारे घरों में तो ऐसा नहीं था, सारी रात किचन ऑन है जनाब, सुबह तक, जब तक सहरी बंद नहीं हो जाती। ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जब हम रात का खाना इतना लेट, तरावी के बाद तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ, सही जब रात बात का है। खाना इतना 11-12 लेट तकरीबन हो जाते हैं सुबह onward। सहरी में आप कैसे खाना खा सकोगे? खाते हैं उमेरा, लोग खाते हैं, पूरी रात खाते हैं। आप बिलीव करो, मेरे घर में या तो अफ्तार सही बनेगी या खाना बनेगा, दोनों में से कोई एक चीज। खाने की तो खैर छुट्टी ही होती है, क्योंकि अफ्तार ज़ाहिर है रमजान का एक ओकेजन ऐसा होता है कि अफ्तारी बनती ही बनती है। तो उसमें हम इस तरह का मील रखते हैं कि खाने के जैसे कोई जैसे चने हो गए चाट के तौर पे, हमने इस तरह की, मैं ब्रेड पे जो है एग बॉईल करके रख देती हूँ कि आपने खाने के साथ जैसे उस पर कोई बटर लगा दिया, मायोनीज लगा दिया, उसके ऊपर फिर हमने बॉयल एग रख दिए। ये इस तरह के सैंडविचेस होते हैं। फिर उसके बाद खाना खाने की तो गुंजाइश ही नहीं है ना, हमारे घर में खाना नहीं बनता। अगर हाँ कोई तकरीब हो गई तो फिर खाने का एहतमाम होता है, अदरवाइज फिर खाना नहीं होता। या तो खाना होगा या इफ्तार होगी, दोनों में से कोई एक चीज डिसाइड। लेकिन भाई कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर खाना भी होता है, इफ्तार भी होती है, तो वो फिर कैसे बैलेंस करें? फिर आप इफ्तार हल्की देखो, जब अब मैंने बताया ना कि इवेंट में हम कोई खाना रखते हैं तो उसमें क्या होता है, इफ्तार में सिर्फ एक फ्रूट रख दिया जाता है, यानी केला है तो केला रख दिया, बनाना अपना एप्पल है तो एप्पल रख दिया, खरबूजा है तो वो काट के रख दिया, बस एक फ्रूट रखें आप, खजूर रखें, पानी शरबत जिससे आपने रोज़ा खोलना है वो रखें, और एक कोई फ्राई आइटम अगर आपने समोसा रखना रखें, वरना मैं तो वो भी नहीं रखती। बस ये आपने अफ्तार की, आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आ गए आप, और खाना जो होगा फिर वो उससे पहले होगा, तरावी से पहले होगा। तरावी के बाद अगर आपने खाना खाया तो वो रात को डाइजेस्ट नहीं होगा, सेहरी तक आप लोग, बल्कि नींद भी नहीं आएगी आपको प्रॉपर सेहरी तक, और आप खाना भी अच्छे से नहीं खा सकेंगे सेहरी में, जो सेहरी वाला टाइम होगा उसमें नहीं खा सकेंगे। चले जी, बातें हो रही हैं कि सहरी और इफ्तार में क्या खाना चाहिए, मैदे के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, जिन लोगों को अल्सर है, मैदे का भारीपन है, दीगर बीमारियां। उमेरा हमारे साथ है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर करेंगे ढेर सारी बातें, और पूछेंगे उमेरा से कि हेल्दी डाइट आप पूरे रमज़ान में किस तरह ले सकते हैं और फिट रह सकते हैं। वेलकम बैक। तो जनाब हुमैरा हमारे साथ हैं, और जिन लोगों को मैदे में अल्सर है, मतलब जो लोग खा पी नहीं सकते हैं या उनको दिन की बहुत स्मॉल मील लेनी पड़ती है, रोज़ा नहीं रख सकते हैं, वो लोग क्या करें हुमैरा? उनके लिए कुछ है आपके पास कोई नुस्खा, कोई देखो, वैसे तो मेरी एक मेडिसिन है, वो मैं देती हूँ डिटॉक्स करने के लिए। बॉडी को जितना डिटॉक्स करोगे, ब्लड साफ करोगे, वो हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छी दवाई है। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि आप अगर चाहें बाजार से आप मार्केट जाइए, चरायता नेपाली आपको मिलेगा। चरायता नेपाली है, हाँ ये चरायता नेपाली, ये देख लीजिए आप जाके पंसार स्टोर से लेकर आइए, साफ करके उसको पाउडर बना के रख लीजिए। ये आपने समझ लें 2 चुटकी यानी 1/4 टी-स्पून आपने लेना। कड़वा बहुत होगा ये मैं बता दूं, अगर चाहें तो एम्प्टी कैप्सूल्स में फिल करके रख लीजिए इसको, ठीक है ना। तो वो 2 कैप्सूल के करीब 1/4 टी-स्पून उसमें आ जाएगा। ये आपने 2 कैप्सूल रोज लेने हैं, आपका खून भी साफ होगा, आपके मैदे की प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी, और डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरी एक पेशेंट थी जो रोज़े नहीं रखती थी, 12 साल हो गए थे उनको रोज़ा नहीं रखा। उन्होंने जब हमारी मेडिसिन यूज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल के बाद उन्होंने ये खाने के बाद रोज़ा भी रखा, और बताया बाकायदा कि अब मैं रोज़ा रखने के काबिल हो गई हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बताई है कि आप डिटॉक्स कीजिए। दूसरा, मैदे के प्रॉब्लम्स इतने सारे हैं, हम लोग घर में बैठ के कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सही। तो आजकल मैं आजकल ना प्रेशर पॉइंट्स पे बड़ा काम कर रही हूँ। तो प्रेशर पॉइंट्स की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, हर तरह की बीमारी के लिए हर तरह के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। अब जो मैदे का प्रॉब्लम होता है हमारा, जो है हम राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की उंगलियां जब हम बंद कर लेंगे तो हमारी ये जो रिंग फिंगर के बीच में जो जगह आ रही है, यानी ये 2 फिंगर्स को छोड़ के ये जो जगह आ रही है यहाँ से, ये आप कैमरा पॉइंट देखिएगा, ये यहाँ पर इनको हमने 50 टाइम्स प्रेस करना है। क्लोज करें और फिर ये दिखाएं कि किस तरह से उमेरा बता रही है ये प्रेशर पॉइंट। ये प्रेशर पॉइंट बनेगा कहाँ? मुट्ठी भेंच ली हमने, ये हमारी 2 फिंगर है, यानी रिंग फिंगर के बाद जो हमारा ये पॉइंट है, इधर से हम आ जाएंगे इधर कॉर्नर पे। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम 50 टाइम्स प्रेस करेंगे। अच्छा, ठीक है ना। आप 50 टाइम इधर करेंगे और 50 टाइम इधर करेंगे। दोनों जगह हमने करने के बाद करना क्या है, एक कमरे में अकेले बैठ जाइए और आपने क्लैपिंग करनी है, एक इधर और एक इधर, जोर से, ये जोर से करनी है क्लैपिंग। कोई म्यूजिक बजा लें या कुछ। 50 टाइम्स
50 टाइम्स। पहले ये प्रेशर पॉइंट्स हो गए, हाँ। फिर उसके बाद ये क्लैपिंग करनी है जोर जोर Okay, से, ताकि क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी होगी, मूवमेंट में आ जाएगी, और दूसरा ये कि ये पॉइंट जो है वो है ही हमारे लिवर से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड। तो ये आप जब प्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरा जो है, हम एक चीज़ मैं और बता रही हूँ कि जिन लोगों को जख्म हो जाता है मैदे में, अल्सर यही चीज़ होती है ना, तो उसके लिए एक नुस्खा ये है कि जो हल्दी है हमारे पास, ऑर्गेनिक हल्दी, वो लेकर आइए, वो पीस के रख लीजिए। हल्दी को आपने 1/4 टीस्पून पानी में डालना है, हल्दी, और 1/4 टीस्पून कलौंजी डालनी है, ठीक है ना। ये डाल के रात को रख दीजिए। सुबह उठ के आपने इसमें 1 टेबल स्पून शहद डालना है और ये पानी पी लेना है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपका जख्म भी हील हो जाएगा, आपके जर्म्स भी खत्म हो जाएंगे, आपका मैदे का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये 1 महीना करके देख लीजिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम है मैदे का, अल्सर का, वो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ये नाश्ते के बाद लीजिएगा, खाली पेट इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बाज़ औक़ात खाली पेट बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो नाश्ते के बाद आप ये ले लीजिए सुबह में, तो इंशाल्लाह आपका ये हील अप होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि बहुत सारे लोग, जैसे अब फर्ज करें उन्होंने ओवर डाइट किया, यानी कि खाना ज़्यादा खा लिया, फिर शॉपिंग पे निकल गए, फिर वहाँ भी कुछ ले लिया, डकारें आना शुरू हो जाती हैं और सांस ना रुकना भी शुरू हो जाता है, कंजेशन भी होती है बहुत सारे लोगों को रमज़ान में, क्योंकि वो पूरा दिन तो कुछ नहीं खा पी रहे होते, रोज़ा होता है, लेकिन उसके बाद फिर जब वो जाते हैं बाहर, पहले घर में अपने इफ्तार करते हैं, फिर डिनर विनर किया, फिर शॉपिंग को गए, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सांस फूल रहा होता है, या बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कंजेशन हो रही थी, उसके लिए क्या करें? देखो, उसके लिए फिर जाहिर है, जब बंदा खा लेता है तो कहीं ना कहीं फिर कोई कावे की शिक आ जाती है कि हम ये कावा पीते हैं। तो पुदीना इज बेस्ट आपकी हेल्थ के लिए। आप रात को खाने के बाद या आप जब भी वापस आ जाएं तो एक कावा बनाइए, उसके अंदर 3 काली मिर्चें लीजिए, 3 जो है डंडियां पुदीने की लीजिए जिसमें पत्तियां निकल आए आपकी, काली मिर्चें हो गई, पुदीना हो गया, और सौंफ। अच्छा, 1 चाय का चम्मच सौंफ। ये कावा बनाया आपने, इस कावे को आप चाहे गुड़ डाल के पिए, मीठा आपने जो अपनी मर्जी से डालना है, ये कावा आपको हाजमा भी करेगा। सौंफ हो गई, पुदीना हो गया, और काली मिर्च हो गई, 3 काली मिर्च। सौंफ, पुदीना, काली मिर्च, और ये उसका आपने बना लिया कावा। और फिर आप बिल्कुल ठीक। कितना, मतलब किस हिसाब से, यानी 1 कप मैंने ये 1 कप की मेजरमेंट मैंने बताई है। आप जो है इसके बना लें, इसको डबल कर लीजिए जब आप अपने लिए ज्यादा बना रहे हैं। अच्छा, पुदीना कितना डलेगा उसमें? यानी देखिए 3 डंडियां ले लें, उसमें से जितने पत्ते निकल रहे हैं, 4, 6, 8 जो पत्ते निकल रहे हैं वो आप, और 1 चमचा वो 1 चाय का चम्मच सौंफ डाल लीजिए, बल्कि सौंफ थोड़ी कम भी कर ले। सौंफ तो जितना भी खाएंगे आपके लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है। 3 काली मिर्चें। 3 काली मिर्चें। तो ये जो है वो चले, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है कि जिन लोगों को इस तरह से होता है कि कंजेशन हो रही है, सांस फूल रहा है, ज़्यादा खा लिया और अजीब सा फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी है। मेरे ख्याल में आप सारे लोग जो है ना बस यही करने वाले हैं जो मेरा ने बताया आपको, क्योंकि बहुत अच्छी जो है वो टिप्स बता रही हैं। अच्छा, ये बताएं, दही का इस्तेमाल डाइट में वैसे भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन यूजुअली ये होता है कि जब आप दही बड़े खा रहे होते हैं, मीठे दही बड़े खा रहे होते हैं या नमकीन दही बड़े खा रहे होते हैं, उसके साथ आप पापड़ी शापड़ी डाल के तो वो सारा कुछ करके, हाँ उस टाइम तो भाई बहुत मजा आ रहा होता है, लेकिन फिर उसके बाद कभी कभी मैदा जो है ना आपका स्टमक नाराज हो जाता है, वो कहता है ठीक है भाई इतना ठीक था, लेकिन तुमने तो कुछ ज्यादा ही मेरे साथ ज्यादती कर दी है। तो अब ये बताएं कि ये जो दही बड़ों से बहुत सारे लोगों को समटाइम्स ऐसा फील होता है कि भाई दही तो ठंडा होता है, दही तो खाने में डाइजेशन का काम देता है, मगर उसमें जो उसकी पापड़ी शापड़ी होती है ना, पापड़ी नहीं उससे होती है, बड़ा बड़े होते हैं। हाँ वो बड़े ना वो तो है ही, लेकिन उससे बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वो किस तरह फिर डाइजेस्ट करें? वो उसके लिए क्या डाइजेशन के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेमनेड बना लीजिए आप, सबसे अच्छा नींबू पानी होता है। अगर आप शरबत के तौर पे भी पी रहे हैं कि जो खाया उसके बाद आपने नींबू पानी पी लिया, बेहतरीन होता है। बेसिकली माश की दाल के जो बड़े होते हैं वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं करती, माश की दाल हार्ड होती है। उसके अंदर जब तक आप अदरक यूज ना करें, अब जब आप बना रहे हैं ना बड़े, तो उसके अंदर थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन जरूर डालिए आप बड़ों के अंदर जब आप उसका पेस्ट बना रहे हैं, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। यानी कि ये देखिए वो बड़ों में जो है ना वो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तो वो डाइजेशन के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मेरा एक और चीज़ वो ये कि जब हम मैदे की बीमारी का जिक्र कर रहे होते हैं या हम फिर उसको रमज़ान से रिलेट करें कि भाई सहरी इफ्तारी में ये जो हम खाने खाते हैं इससे हम इतना भारीपन, इतनी एंजाइटी, ये सारी चीज़ें फील होती हैं। एक और भी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों को कब्ज़ की शिकायत हो जाती है,
रमज़ान में, क्योंकि उनकी रूटीन आउट हो जाती है, बिल्कुल। दे डोंट गो फॉर वॉक और बहुत सारी चीज़ें उनकी रूटीन से हट जाती हैं। तो वो लोग क्या करें, क्योंकि वो तो सिर्फ खाते हैं या फिर वो फिर इफ्तारी कर ली, नमाज़ें पढ़ ली, फिर उसके बाद खाना खा लिया, फिर जो है वो सिपारा पढ़ने बैठ गया। यूजुअली ऐसी रूटीन होती है। फिर सुबह सहरी, तो फिर सहरी के बाद थ्रू आउट द डे वही अगर सो रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, वो जिस तरह से रूटीन होती है। लेकिन जो इन जनरल बहुत सारे लोगों की रूटीन इस तरह से आउट होती है कि वो जो कर रहे होते हैं आम लाइफ में वो नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे तो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार भारीपन हो रहा है, हमें कब्ज़ की शिकायत होगी, वो क्या करें? बिल्कुल, उसके लिए आप एक सफ़ूफ बना के रख लीजिए। अच्छा। आपने लेना है सौंफ, हाँ, सफ़ेद ज़ीरा और आपने थोड़ा सा पुदीना अगर खुश्क करके आप उसमें डाल सकते हैं तो वो भी डाल लीजिए। पुदीने का पाउडर टाइप पाउडर जैसे आप खुश्क कर लेते हैं पुदीना तो अच्छा, हो जाता है ना। सही। सौंफ हो गया, ज़ीरा हो गया सफ़ेद, और सोया दाना, सोया दाना, ये तीनों हम वजन चीज़ें ले लीजिए। और इसमें थोड़ा सा पुदीना खुश्क होता है वो भी डाल लीजिए। पाउडर बना लीजिए आप इसको बना के आप रखेंगे। बल्कि इसमें चाहें तो मैं चलें आपको इसके साथ ही वेट लॉस का इसमें शामिल अरे कर वाह, देते क्या हैं। बात है, इसके अंदर आप सना मक्की भी डाल दीजिए, इसकी आधी क्वांटिटी सना अच्छा। मक्की आप ले आइए, वो भी आप इसमें डाल दीजिए। जितनी क्वांटिटी, जैसे सौंफ की अगर 100 ग्राम आपने तीनों चीज़ें ली हैं तो आप तीनों के 300 ग्राम 150 ग्राम हो गया। इसी की जगह आपने 50 ग्राम जो है ये सना मक्की के पत्ते भी ले लिए। आप ये पाउडर बना लीजिए। आप देखिए, आप इससे खाने से आपका वेट लॉस भी होगा और आपका डाइजेस्ट भी होगा और कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि डाइजेशन भी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगी और फिर आपका वेट लॉस भी हो जाएगा। तो ये सना मक्की का आपने जिक्र सना किया। मक्की के अंदर। सही। अच्छा, थोड़ा सा मेरा अब अपने तौर पे लोगों को ये टिप दें कि वो किस तरीके से अपनी डाइट को रमज़ान में इतना बेहतर कर लें कि ज़ाहिर दिन भर तो नहीं खाना पीना होता, लेकिन वो रात के में जब इफ्तार के बाद, इफ्तार से लेके जो सहरी तक का टाइम होता है, उसमें वो अपनी डाइट इतनी बेहतर कर लें कि उनको डिहाइड्रेशन भी नहीं हो। और थ्रू आउट ये होता है ना कि आपकी अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं तो आपको पूरा टाइम वो फिर मैनेज करना होता है ना, कि अगर आप पूरा दिन यहाँ से आपका रोज़ा है, उसके बाद फिर अब आपका जो है वो इफ्तार, फिर उसके बाद तरावी के बाद का डिनर, फिर उसके बाद सुबह तक की सहरी, लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं और पानी का ख्याल नहीं रख रहे होते। तो वो किस तरीके से फिर इनटेक लें, क्योंकि अब वो बार बार पानी पीना, अब ये भी फिर एक वो लगता है ना, ये ऐसा लगता है भाई काम है, अब आप क्या 2 घंटे बाद पानी पिए, 3 घंटे बाद पानी पिए, तो वो देखो, कुछ लोग सोते भी जल्दी हैं रात पानी में। का ऑल्टरनेट तो ऑब्वियसली कोई चीज़ नहीं हाँ। है, ठीक है ना। लोगों को समझना चाहिए कि एक बॉटल बना लें अपनी साथ के साथ, कि वो बॉटल हाथ में रहेगी तो याद रहेगा, खाली भी होगी जब तो भरना है। हाँ। उसके साथ साथ हमारे पास पानी वाले अभी देखो रमज़ान आते साथ ही वाटरमेलन आ जाएगा, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा रखें। खरबूजा आ जाएगा। जितने जिन फ्रूट्स में वाटर ज़्यादा है वो वाले फ्रूट्स आप ज़्यादा इंटेक करें ताकि आपकी वो कमी भी पूरी हो सके। विटामिन सी लाजमी लो। लेमनेड जो मैं कह रही हूँ ना, उस पर जोर दे रही हूँ, वो लाजमी लें। आप जो शरबत पी रहे हैं उसमें थोड़ा लेमन स्क्वीज कर लीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसे, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप रात का खाना खा रहे हैं तो अचार साथ खाइए, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। सही। अचार खाने से आपको पानी की प्यास ज्यादा लगती है, तो आप खुद ब खुद पानी पियेंगे, आपको ना भी चाहना तो लोग तो कहते हैं रात में अचार ना खाओ, गला खराब हो जाता है। नहीं, रात को खाने के साथ कहा है मैंने। अच्छा। जाहिर है अब हम रमजान में तो रात में ही खा सकते हैं, सहरी में तो कोई अचार नहीं खा सकता। तो थोड़ा सा बस कह रही हूँ मैं कि एक थोड़ा सा चख लें, उसके बाद आपको देखिएगा आपको खुद पानी की प्यास लगेगी। दूसरा है कि अपने माइंड को खुद मेकअप कीजिए पानी के लिए। हमें देखो, हमें अपनी सेहत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। पानी की जो बॉटल वाला मैं फॉर्मूला कह रही हूँ ना, कि आपने एक बॉटल अपनी बना ली, वो अपने साइड में कहीं भी रख दो, वो पानी पीते रहना है आपने। खाली हो जाएगी तो आपको याद रहेगा। कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपके साइड में आपके पास है पानी की बोतल, तो आपको याद रहता है। अच्छा, तरबूज जो है, इसके बारे में बड़ी कोई मिसकंसेप्शन है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तरबूज खाते खाते भी मुझे डर लगता है, तरबूज ज़्यादा नहीं खाओ, हैजा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, पानी नहीं पी लेना, तरबूज का ये हो जाता है। वैसे मुझे ज़रा बताएं क्या हकीकत क्या है तरबूज की? अमूमन हर फ्रूट खाने से या तो आधा घंटा पहले खाओ या आधे घंटे के बाद खाओ। फौरन जो है आपको तरबूज नहीं खाना। और बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे यहाँ अफ्तार में क्या होगा, तरबूज रखा हुआ होगा, सबसे पहले लोग तरबूज पे टूटे, यानी सारा दिन का इंसान भूखा है और एकदम आपने वो फ्रूट ले लिया जिससे आपका पेट नफ हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कुछ नहीं खा सकते। अगर आपने उसी वक्त तरबूज से रोजा खोल लिया तो आप कुछ नहीं खा सकते। फिर पहले कुछ खा लें, शरबत या पानी जो पीना है पी लें, उसके आधे घंटे के बाद आपने तरबूज खाना है। आप फौरन खाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं खा सकते, उसके बाद आपको एकदम ब्लोटिंग शुरू हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा वक्फा देके आप तरबूज खाइए, थोड़ा सा वक्फा देके। अच्छा, तरबूज भी रखा हुआ है टेबल पे और खरबूजा भी रखा हुआ है। मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स पूछूं ना भाई, आप लोगों की भी तो यही होंगी ना, सबकी सेम होती है।
तो क्या मतलब अब मुझे तरबूज भी थोड़ा सा खाना है और खरबूजा भी खाना है। हाँ। तो मुझे ये जो है ना वो सुनने को मिलता है कि भाई तुम जो है ना ये ज़्यादा मत खा लेना या वो ज़्यादा मत खा लेना, ये एक चीज़ पहले खाओ, तरबूज जो है वो 1 घंटे बाद खाना। अब भाई दोनों चीज़ें मुझे साथ खाने का दिल कर रहा है, मैं दोनों चीज़ें एक साथ खाऊंगी, अच्छा ये 1 घंटे बाद खा लेना, इससे ये हो जाएगा। ऐसा ये कुछ नहीं तरबूज और खरबूजा एक साथ खाने से क्या मैं कुछ तो होता है? समझती कुछ नहीं होता। कहीं आप देखें, अगर आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं, इवन आप सिंपली दुबई में ले लीजिए, दुबई में आपके पास कॉकटेल आता है। कॉकटेल में आई थिंक मेरे ख्याल से तमाम ही फ्रूट्स होते हैं उसमें, जब सही, मिक्स होते हैं। हाँ। तो हम वो कॉकटेल भी तो खा रहे होते हैं ना, तो हम ये क्यों कहें कि ये फ्रूट इसके साथ मिक्स करके नहीं खा सकते और उसके साथ मिक्स करके नहीं खा सकते। आपको जो फ्रूट अच्छा लग रहा है और उसको लग रहा है कि आप साथ खा सकते हो, बिल्कुल खाइए, कोई ऐसा वो नहीं है। और फ्रूट को ऐसा मत खाओगे खाने की तरह खा रहे हैं हम। हाँ, यही फिर प्रॉब्लम करता है ना, फ्रूट उसके को अंदर फ्रूट की तरह देखो खाएं भाई। शुगर हाँ, कंटेंट ज्यादा है, जब आप सही। वो खा लोगे तो ये भी सोचोगे, फिर उससे आपकी शुगर लेवल भी बढ़ता है। हाँ, तो फ्रूट की क्वांटिटी भी इतनी होनी चाहिए कि एक बोल जितनी, आपके सही। एक बोल में हाँ। जितने मिक्स फ्रूट हैं तो वो एक बोल ही होना चाहिए। ऐसा सही। नहीं है कि एक एक बॉल हर फ्रूट का। हाँ। एक बाउल के अंदर हाँ। जितने भी आपके पास हाँ। फ्रूट्स आ जाएं वो आप कट करके आप खा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। सही। अच्छा जी, पापे, चावल, बिस्किट, बेकरी प्रोडक्ट खाने से बहुत सारे लोगों को गैस की शिकायत हो जाती है, फिर वो ये सारी चीज़ें सहरी में ले रहे होते हैं, फिर इफ्तार में समोसे पकोड़े, तो डबल गैस बन जाता है जी। तो ये ज़रा बताएं कि ये जो डबल गैस है इस तरह की चीज़ों सुबह और के- शाम का ये कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पापे खाने से प्रॉब्लम होती है, वो उनको गैस बन जाता Gases हो है, राइस खाने से प्रॉब्लम होती है, उनको हाँ, गैस की शिकायत हो बहुत सारी जाती है। चीज़ें होती तो है, गैस ये करती कैसे हैं। फिर सॉर्ट आउट किया जाए मसला? इसके लिए सबसे बेहतरीन मैं कहती हूँ अजवाइन है। अच्छा, आप जब भी कोई कावा बना रहे हैं अपने लिए, जैसे मैंने इससे पहले जो कावा बताया, आप अजवाइन का कावा भी बना सकते हैं। आपने कोई भी कावा बनाया जो आपको दिल कर रहा है, ग्रीन टी बना रहे हैं ना आप लोग, उसके अंदर चुटकी अजवाइन डाल दीजिए। ओके, ये वाला कावा आप अजवाइन वाला पी के देखिएगा इस तरह हाँ। का, तो कोई शिकायत नहीं होगी इस तरह की आपको। सही। अच्छा, माइग्रेन के पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी माइग्रेन होता है और फिर रमज़ान में माइग्रेन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इस तरह की फ्राई चीज़ें खानी होती हैं स्मेल से और ज़्यादा फिर होता है, स्मेल हाँ। से भी होता है। और दूसरा ये कि फिर जैसे अभी सहरी है तो उसमें जितनी जैसे पराठा है वो खाना है, फिर शाम को तली हुई चीज़ें हैं। अब जो माइग्रेन का जो पेशेंट है, यानी कि जिनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद माइग्रेन होता है, उनके लिए क्या टिप है कि वो माइग्रेन का दर्द भी उनको कम हो जाए, ये चीज़ें भी वो खा पी सकें? उनके लिए ये है कि रात में एक खाना सबसे पहले खा लें, हाँ। क्योंकि गैसेस ही बनती हैं जो गैस- दिमाग पे माइग्रेन, जाती हैं, हाँ। फिर वो गैस बन के ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि गैस्ट्रिक ना होने दें। और जब माइग्रेन स्टार्ट होना, जैसे आपको पता चल जाता है कि आज मुझे माइग्रेन हो रहा है, आधे से 1 घंटा लाइट बंद करके अपने कमरे में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और आपने अपने कमरे में लेवेंडर रखना है बस। अच्छा, तो आप लेवेंडर की स्मेल के अलावा और कोई चीज़ नहीं, खुशबू वाली और कोई ऐसी चीज़ नहीं रखना, वो आपके दिमाग को, जहन को सुकून देती है। हाँ। लेवेंडर वो मैंने उसमें कहते हैं ना कि जिसको माइग्रेन हुआ है उसको ऐसे स्कैल्प को पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करें, फिर छोड़ दें, फिर थोड़ा सा प्रेस करें, फिर हाँ, छोड़ दें, इस तरह की कोई इसकी एक थेरेपी? टिप आती है। हाँ, हाँ। जब आप ऑयलिंग करते हैं ना, तो आपका ये जो क्राउन एरिया होता है ना, हाँ। इसमें आपने ऐसे फिंगर घुमानी है। मैं आपको बता देती हूँ, देखो ये वाली फिंगर आपने हाँ, यूं घुमानी हाँ, है। हाँ। उसके बाद आपने ये वाली लट लेनी है, हाँ। 1 2, ये इस ओके। तरह आपने सिर्फ क्राउन एरिया में इस तरह की लट को पकड़ के, हाँ। ये एक प्रेशर पॉइंट होता है, जब आप प्रेशर देंगे ना तो वो हाँ। सिर्फ दिमाग पे ही जाता है, ये वाला प्रेशर। अच्छा, आपने ये लट को पकड़ के सिर्फ 1 से 2 दफा करना है बस, सही। हल्के हल्के हाथ से। हल्के हाथ से, तो फिर वो उससे काफ़ी जो है वो उससे फायदा हो काफी रिलैक्स मिलता है आपको। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। हुमैरा हमारे शो पर आई और हुमैरा ने आज हमें ढेर सारी जो है वो टिप बताई। हुमैरा ने अपने बारे में बताया कि हुमैरा जो है वो किस तरीके से रमज़ान गुजारती हैं और सहरी में क्या क्या बनाती हैं, और अपने सारे हैक्स भी आपको बताए। और हमने भी जो मेरे सारे सवाल थे वो भी पूछ लिए और आप लोगों के जितने सवाल थे वो भी पूछ लिए। आई होप कि ये रमज़ान और ये इफ्तार जो है सबकी बहुत अच्छी जाने वाली है, आमीन सुम आमीन, और बिना बीमारियों के जाने वाली है। तो शो से फिलहाल इतना ही। शो में या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर दीगर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो आपने जुमला सुना होगा कि तारीख पे तारीख, वहीं एक और जुमला भी आज हम आपको सुना देते हैं कि कानून पे कानून। कानून किस चीज़ के बनते हैं जी? ट्रैफिक के कानून बनते हैं, कानून बनते हैं आपने एसओपीज फॉलो करनी है, कानून बनते हैं कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो नहीं करना, कानून बनते हैं कि आपने सिग्नल नहीं तोड़ना, कानून बनते हैं कि आपने पेपरों में चीटिंग नहीं करनी। कानून बनते रहते हैं, लेकिन अमल कौन कराएगा? और ये कानून सिर्फ इसलिए नहीं होते कि ये आप सोशल इशूज़ इन कानून पे इम्प्लीमेंट होते हैं, इन कानून पे आपकी फैमिली लाइफ जो है वो भी चलती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मन्नान साहब और सूफ़ी भाई।
आप दोनों को कहेंगे बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? बहुत दिनों बाद आप शो पर आए। जी हाँ? जी अब आप कहेंगे कि आपने बहुत दिनों बाद बुलाया। जो बात है चलिए जी, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जिसपे हमारे कुछ खास गेस्ट जो है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इसलिए हमने आज सूफी भाई और मन्नान साहब को बुलाया। मन्नान साहब सबसे पहले ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी आप देखते होंगे कि बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है कि भाई आपने ये SOP फॉलो करनी है, लेकिन उसके बावजूद जिस जगह पे लिखा हुआ है कि यहाँ ये काम करना मना है, वहीं स्टूडेंट्स फर्ज करें लिखा है शोर मचाना मना है, वहीं शोर मचा रहे होंगे और वहीं पे सारी एक्टिविटी हो रही होगी। ये क्या हमारी आदत बन गई है कानून तोड़ने की? बेसिकली बात ये कि हम क्योंकि हम इंसान एक माशरे में रह रहा होता है, तो माशरा जिस चीज़ों पे उसकी बुनियाद होती है वो होती है अखलाकी कदरें, ठीक है, जो मॉरल वैल्यूज़ जो होती हैं। तो होता ही है कि हमारे यहाँ एक चीज़ होती है कि अखलाकी कदरें और आपकी जो आप जिनको देख के रोल मॉडल के तौर पर जिनको रख रहे होते हैं ना, अपने सीनियर्स को या घर में या अपने जहाँ पे भी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आपका एक परसेप्शन बनता है सिस्टम के हवाले से कि उसको कितनी रिस्पेक्ट देनी, टीचर्स के हवाले से भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी के हवाले से भी, मुल्क के में किस तरह के अफेयर्स हैं उस हवाले से भी, आपको पॉलिटिशियंस को किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है या नहीं देनी है, जो भी है। तो ये बहुत अहमियत का हामिल होता है आपका मॉरल ग्राउंडिंग किस बेस पे। और ये सस्टेनेबल तभी हो सकती है जब आपको मालूम हो कि आप इस सोसाइटी का पार्ट है, आपकी ओनरशिप है। अगर आप इसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो इन दी एंड आप ही इसका रिजल्टेंट इफेक्ट आप ही के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आपकी चीज़ रियलाइजेशन पहले हो जाए तो आप ये इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म में खुद माशरे को डिके या डिक्लाइन का बायस नहीं बनेंगे। अदरवाइज जो हम अगर आपका परसेप्शन कभी किसी माशरे के बारे में नेगेटिव होता है, किसी के बारे में बेहतर होता है, यहाँ से बाहर जाते हैं पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, तो लोग कहते हैं वहाँ के बहुत अच्छे हालात हैं। तो बात ये होती है वहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं कानून को, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका पार्ट बनता है, सोसाइटी का ही पार्ट बनता है। तो कानून भी बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं की प्रोटेक्शन में मौजूद होता है। जिस तरह की आप रिएक्शन देंगे, जिस तरह का आप रिएक्शन करेंगे, उसी तरीके का आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। अब यहाँ पे मसला यही है कि हमारे यहाँ लोग इसको सीरियस लेते नहीं है। वो अच्छा, यहाँ पर मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग इसको सीरियस लेते नहीं है, और ये बात हम बहुत ही कैजुअल वे में कह देते हैं कि हम सीरियस नहीं ले रहे। सूफी भाई, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप भी जाहिर सी बात है विलेज से बिलोंग करते हैं, और आपको पता होगा कि वहाँ पर अगर कोई कानून बना है तो वहाँ के लोग शायद फॉलो कर लें, लेकिन अगर शहर में कोई कानून बना हुआ है तो यहाँ के लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आप बताएं क्या, एक तो पहले डिफरेंस जरा बताएं वहाँ का। डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिकली जो कानून बनाने वाले हैं, कानून नाफिज करने वाले हैं, वो दोनों तरफ एक ही है। अच्छा जी, जो कानून बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो कानून बनता है, जहाँ हाई अथॉरिटीज़ बनाती हैं, इम्प्लीमेंटेशन वहीं से चीज़ की होती है। ऐसा नहीं है कि गाँव में जो है वो रूल्स तोड़े नहीं जाते, रूल्स हर जगह तोड़े जाते हैं। सही। रूल्स जो है वो लोग जानबूझकर भी इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि आजकल ना लोगों के दिमाग फैशन बना हुआ है, और ज्यादातर लोगों का ना एक तकिया कलाम बना हुआ है कि रूल्स आर मेड टू ब्रेक। मतलब रूल्स जो ये किसी और वजह से कोटेशन कही गई है, ये पॉजिटिव वे में कही गई है, ये इसलिए नहीं कही गई है कि जी आप कोई हीरो बन जाएंगे, ये वाली कोटेशन पढ़ के। वो चीज़ जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव में ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उसका बरक्स ही होता है हर चीज़ का। और आप देखेंगे पाकिस्तान में जो मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन हो रही है किसी भी चीज़ की, बीइंग अ यंगस्टर, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड और लोग वहीं खड़े होकर जमघटा बना के वहाँ पर सिगरेट पी रहे हैं। पाकिस्तान में लॉ बना हुआ है कि भाई तम जो है वो आपके ड्रग्स लेना जो है वो इलीगल है, लेकिन यहाँ पर सरेआम ड्रग्स जो है वो होती हैं, फरोख्त होती हैं। उनके पीछे हाथ किसका है? सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा अगर ये रूल बना हुआ है। क्योंकि कहीं पर भी कोई भी मुल्जिम अगर पकड़ा जाता है, किसी भी चोरी की वारदात में, किसी भी इलीगल काम में पकड़ा जाता है, तो सबसे पहले हमारे पास उसके लिए एक ही सॉल्यूशन होता है कि भाई लेन देन करके मामला सॉर्ट आउट कर दो। तो वो लेन देन वाला मामला बेसिकली करप्शन जो है वो रूट कॉज बना हुआ है। और पूरी जो हमारे पास कानून तोड़ने वाली और कानून का नाफिज ना होना, इन सब चीज़ों के ऊपर एक ही चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है, और एक ही चीज़ जो है वो रिलाई करती है, वो है करप्शन। अगर वो ख़त्म हो जाए तो हम लोग सीधे मतलब तरक्की की तरफ गामजन हो सकते हैं। सही। अच्छा, जो फन लविंग चीज़ें होती हैं ना, जैसे कॉलेज में हो गई या फिर घर में हो गई या फिर रोड पर हो गई, वो चलो फिर भी समझ में आती है कि आपने किसी छोटे मोटे मजाक के तहत आपने की, लेकिन कुछ लोग ना इसको आदत बना लेते हैं। मतलब अगर किसी से अनइंटेंशनली ट्रैफिक सिग्नल टूट गया और वो चला गया अनइंटेंशनली, उसके जहन में नहीं है, लेकिन अब क्या होगा कि उसके बाद जब उसको पता चलेगा कि कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, आपने थोड़े से पैसे देने और छूट जाना है, या कोई देखेगा भी नहीं और पूछेगा भी नहीं, उसके बाद लोग इसको आदत बना लेते हैं।
रूल्स जो कहते हैं ना कि रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, या रूल्स क्यों नहीं लोग इस तरह से फॉलो करके चीज़ें ठीक करते, वो इसलिए भी नहीं सूफी भाई ठीक करते, उन्हें पता है कि अगर रूल तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो वो ये बताए ना कि ये जो सिस्टम है इसको कितना एक्टिव करने की ज़रूरत है। अब आम तो चले वो तो तोड़ ही जा रहे हैं, रूल उन्हें तो फैशन लग गया है ये। मतलब इनफैक्ट अगर आप किसी को कहेंगे कि मैं रूल फॉलो करता हूँ, मैं सिग्नल्स देख के जाता हूँ, या इस फुटपाथ पे नहीं चलें, या फास्ट लेन है, या तो आपका मजाक उड़ेगा। बिल्कुल, लोग कहेंगे हाँ ये क्या है, ये कौन सी दुनिया से आए, ये मतलब कैसी बातें वो कर रहे फिर हैं। आपके लिए एक परसेप्शन आ जाती है ना कि आप पाकिस्तान से ही हो ना, हाँ तो मतलब वो एक हमारे ऊपर जो है ना वो इतना चीज फॉलो कैसे कर सकते हो। फैशन के तौर पर बनी हुई माइंड सेट बना हुआ है कि भाई सिग्नल रेड है, गाड़ियां नहीं है, इधर उधर देखो, ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, निकल जाओ। और अगर कहीं पर भी चले जाओ, मतलब अगर सिग्नल तोड़ भी दिया आपने, कोई ट्रैफिक वाला आ भी गया तो वो कटिंग चाय पे मान जाते हैं। मतलब वहाँ पर चेक एंड बैलेंस जो है वो हाई अथॉरिटीज की तरफ से नहीं है, इस वजह से लेकिन जो है वो हमारे यहाँ पर आ रही है। और ये कल्चर बन गया है कि अगर कोई रूल फॉलो कर रहा है, अगर कोई वर्क हार्ड कर रहा है, अगर कोई ये सोचता है कि जी ठीक है राइट वे में चल के इस तरह से मेहनत करके आप आगे जा सकते हैं, तो उसका मजाक ही उड़ेगा। मनान भाई आप यहाँ मौजूद हैं, आपने यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे जिसके ऊपर अगर आपने किसी को कहा होगा कि जी चुप कर जाएं, बिल्कुल आपने चुप कर जाना है क्योंकि टीचर क्लास में आ रही हैं या प्रोफेसर क्लास में आ रहे हैं, तो लोगों ने आपको ऐसे घूर के देखा होगा और उनको कहा होगा यार ये मतलब हैं इतने पका हुए, ये इतनी फिक्र हुई हुई है पढ़ाई की, मतलब आ रही हैं तो आ रही हैं ठीक है, हमारी भी टीचर हैं, इनके भी प्रोफेसर हैं, ये इतने गौर से सुन रहा है ये लेक्चर, ऐसे ये इन जनरल फैशन है या नहीं है। या फिर ये होता है जो पढ़ने वाले होते हैं ना वो उनका अलग ग्रुप होता है, और जो उनका मजाक उड़ाने वाले होते हैं उनका अलग होता है, और जो उससे भी अलग होते हैं जो दोनों का ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो किसी के भी बीच में नहीं होते, उनका ग्रुप अलग बैठा हुआ होता है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मैं इस लेंस से नहीं देखता क्योंकि चीज़ें डिपेंड करती हैं आप किस लेंस से देख रहे हैं। हाँ। तो मैं क्योंकि जब क्लास में एंटर होता हूँ तो मैं इसको इबादत समझ रहा होता हूँ, तो मैं उसको तो आप इबादत समझ रहे होते हैं ना, बाकी तो आपको क्या समझ रहे हो, ये सोचे ना कि आप कह रहे हैं पढ़ाई जो है मेरे लिए इबादत है। अच्छा, जब मैं ये सोच के एंटर होता हूँ तो मेरा फिर तमाम जो क्लास में जिस तरह का भी मेरा होता है वो उसको डिपिक्ट कर रहा होता है वो चीज़ें, और मुझे कभी अल्लाह का शुक्र इस तरह का कभी फेस नहीं करना पड़ा स्टूडेंट्स की तरफ से कि मुझे मसाइल का सामना। हाँ, मैं सुनता हूँ कि होता है, मेरा ख्याल है ये अप्रोच पे भी होती है, आप किस तरीके से। मनान भाई वो आपसे थोड़ी आके कहेंगे कि हम आपका मजाक उड़ा रहे थे, वो तो पीछे पीछे बैठ के मजाक उड़ाते हैं ना। आपने कभी किसी को सुना है? क्योंकि जो पढ़ने वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है ना उससे तो काम भी बहुत सारे होते हैं, और एंड में तो बहुत सारे काम पढ़ते हैं, उसे ये समझा दो ये बता दो। पूरा साल जो लोग पढ़ने वाले बच्चों का मजाक उड़ाते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाते हैं, एंड में आप देखें उन्हीं के साथ लगे हुए होते हैं। यार थोड़ा सा ये बता दूं, सूफी भाई हुआ आपके साथ ये? देखिए मेरे साथ तो बेसिकली ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद बैक बेंचर रह चुका हूँ। अच्छा जी, सही, मतलब बस अब वही हैं ये भी फिर। अच्छा नहीं देखो वो सारी चीज़ें जैसे भाई ने बोला कि आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर है, आपके ओपिनियन के ऊपर है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हो। सही। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होती है, ज़्यादातर जो थिंकिंग होती है वो ये होती है, किसी को हमने अच्छे से पढ़ते हुए देख लिया ना, भाई ये टॉपर है, ये टॉप करेगा। और ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं, ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते बहुत हैं, दिलो जान लगा देते हैं, लेकिन उनसे जो है वो बाजी वो लेकर चले जाते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो मसला ये होता है ना कि अगर वो पूरा साल पढ़ रहे हैं और पूरा साल मेहनत कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं। और जो आपने कहा ना कि जो साल के आखिर में बिल्कुल पढ़ रहे होते हैं, बिल्कुल एक महीना पहले किताब खोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरा साल कुछ पढ़ नहीं रहे होते, वो अडेप्ट कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसको उस तरह से टाइम देके इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते। मगर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको कभी भी कैरी मत करिएगा कि हम तो साल के आखिर में पढ़ लेते, नहीं। अगर पूरा साल आप उस मॉल में बैठ के कुछ अडेप्ट नहीं कर सके तो आप यकीन करें आप बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये वही वाली बात है, आप पूरा साल फिर कुछ ना कुछ अपने माइंड में देखते होंगे। वही चीज कंक्लूड करना चाह रहा था कि बच्चा जो होता है ना पीछे, तकरीबन शार्प माइंडेड बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पीछे बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो क्लास में माहौल क्या चल रहा है उनकी एक अलग ही महफिल बनी हुई होती है, लेकिन वो चीज़ों को पिक जरूर करते हैं, पिक कर रहे होते हैं, माहौल से सीख रहे होते हैं, जो चीज़ वहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो ले रहे होते हैं, और वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ें जो है वो लिखते हैं। जिसके ऊपर एक आमिर खान की मूवी भी बनी थी 3 इडियट्स, तो वो क्लास से भले ही बाहर रहता था लेकिन अपनी जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह बनाए रखते थे, बाहर निकाल देते थे वो क्लास से जानबूझ के। क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादा करेगा, एग्जाम्पल के तौर में अपने आप को लेता हूँ, मैं बैठा हूँ क्लास में,
मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही या मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता हूँ, भाई ये चीज़ इस तरह से क्यों हो रही, इस तरह क्यों नहीं हो रही। तो टीचर्स भी अमूमन ये चीज़ कर लेते हैं कि गुस्सा हो जाता है, एक बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार में उसको डफर समझने लग जाते हैं, फिर वो टीचर्स भी उनको जो है वो ओब्लाइज नहीं करते। और जब टीचर्स ओब्लाइज नहीं करते तो वो बच्चा खुद से उनको प्रूव करके दिखाता है कि जो एजुकेशन सिस्टम में वही सब कुछ नहीं होता। बच्चा जब तक खुद ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं कर सकता। सही। और पाकिस्तान में ना ये एक आम परसेप्शन है कि अगर आपने रूल तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इस वजह से भी लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि जो दिल आए करे जाओ, बस रूल तोड़ दो, कोई मसला ही नहीं, यहाँ तो क्या होगा। ये बड़ा एक वो है यहाँ पे। देखिए रूल्स बनाता कौन है, हाँ, जो लॉ है उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है। हाँ। सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों को देखना है। हमारे यहाँ पर लॉ कितना जो है वो पावरफुल है, उस चीज़ को भी देखिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास किसी भी बंदे के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा पहले ऑप्शन उसके माइंड में क्या आता है कि भाई मुझे जुडिशरी जो है वो मदद करेगी। लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर हम लोग देखें, जो लॉ इन्फोर्स करने वाले बंदे हैं, लॉयर्स, वो भी अपनी बात मनवाने के लिए रोडों पर बाहर निकलते हैं। सही बात है। हाँ, वो भी बिल्कुल। देखें, लॉ मेकर्स भी यही अभी अभी यही है ना सिचुएशन चल रही है। जो एसपी वाला सीन हुआ है हैदराबाद में, वो हमारे पास चल रही है। तो अगर खुद लॉयर्स ही लॉ तोड़कर एक जो है वो बनाएंगे, आकर एहतजाज वगैरह करेंगे, स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, कोर्ट नहीं चलने देंगे, तो जो गरीब अवाम उनके पास तवक्को लेकर आई थी कि हमें यहाँ से जो है वो अच्छे से एक मिलेगा, फ़ायदा भी मिलेगा, हमें जो है वो अपना मतलब अपने हक में चीज़ मिलेगी, जिस चीज़ के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग अगर रोडों पर आ रहे तो आम आवाम उनसे क्या तवक्कुआत करेगी, ज़रा ये भी सोचिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, और वो तो रोडों पर आ रहे हैं, लेकिन जो घरों में बैठे हुए लोग हैं, हमारे यहाँ जो रूल्स हैं ना उन तक पहुँचे हुए भी नहीं हैं। हमें पता तो है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस किस किस पे इम्प्लीमेंट होता है? ये डोमेस्टिक वायलेंस हस्बैंड वाइफ पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि जी हस्बैंड जो है अपनी बीवी को मारे ना, या बीवी जो है वो हार्मफुल ना हो अपने शौहर के लिए। लेकिन आप कभी भी किसी भी फैमिली में जाके पूछ लें, हस्बैंड बड़े मज़े से अपनी वाइफ को मार देता है, बीवी जो है वो हस्बैंड को कोई भी उसके ऊपर अटैक कर दे, कुछ भी, दोनों साइड से अगर वो हार्मफुल है एक दूसरे के लिए, उनके जहनों में ये आएगा भी नहीं कि ये रूल है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करना, इसके ऊपर सज़ा हो जाती है। इस पर बात करेंगे, लेकिन वेलकम बैक। तो बात हो रही है रूल्स की, और डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इतना बढ़ गया है कि अब लोगों को घरों में ये जानना चाहिए कि अगर घर में आपके साथ में कोई बदतमीज़ी कर रहा है, सिर्फ मारना बदतमीज़ी नहीं होती कि किसी ने आपको बहुत मारा पीटा है, खून छून निकल रहा है तो ही डोमेस्टिक वायलेंस होगा। डोमेस्टिक वायलेंस किसी की ज़िंदगी अजाब करना भी होता है। डोमेस्टिक वायलेंस किसी को ताने देना भी होता है, और इतने ताने देना कि वो जो है किसी खुदकुशी पे मजबूर हो जाए, वो जो है घर छोड़ के भाग जाए, उसका जीना, उसकी ज़िंदगी हराम कर दें लोग। तो इससे बचने के लिए जो है सबसे बेहतरीन आपको पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, आपके राइट क्या हैं। आप नहीं राइट का ऑप्शन इस्तेमाल करते, नो प्रॉब्लम, बट उसको कह तो दें कि मुझे पता है, आई नो माई राइट्स, मैं इस बारे में तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है इससे आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, या वो बंदा जो है वो छोड़ देगा, या बंदी छोड़ देगी, या फिर वो बंदा या बंदी दोनों ठीक हो जाएंगे डर के। क्योंकि ना वो पेरेंट्स के प्रेशर से डरते हैं, ना वो घर वालों से डरते हैं, तो वो किसी से नहीं डरते, वो बस लड़ते रहते हैं। तो सूफी भाई, ये इसके ऊपर आप कितना बात करेंगे कि हम लोगों को खुद नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें एक दूसरे को डराने के लिए भी नहीं कहते कि हम कंप्लेन कर देंगे। देखिए सबसे मेन जो बात आती है ना वो ये है कि 90% लोगों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में लॉ कौन सा गवर्न कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान पिनल कोड जो हमारे कोर्टों में उसमें जुडिशरी में चल रहा है, उसके बारे में हमें नहीं पता होता। और इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम जो है वो पुअर है। हमारे पास एजुकेशन नहीं है। ज़्यादातर आप देख लीजिए फैमिलीज़ में अगर औरत पढ़ी लिखी है, मर्द पढ़ा लिखा है, तो वो फिर बैलेंस चलती है लाइफ उनकी तकरीबन। मतलब अगर वो शोहर के दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि भाई अगर मैं इसके ऊपर हाथ उठाऊंगा, पढ़ी लिखी है, कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ कदम उठा ही लेगी। क्योंकि आजकल खुला भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है हमारे पास, आप देख लें तो। अगर ज़्यादातर पेरेंट्स की फिर क्या थिंकिंग जाती है कि भाई जो आप औरत ले रहे हो ना अपने बेटे के लिए, अगर कोई बहू चूज़ कर रहे हो तो वो आप ऐसी लो कि बस मैट्रिक पास हो ताकि वो घर की ही बन के रह जाए। क्योंकि उसको कुछ दुनियादारी का पता होता नहीं है, ना उसको लीगल राइट्स का पता होता है अपना, ना किसी चीज़ का पता होता है। या फिर ऐसा होता है कि अगर एक बंदी है, औरत है, वो पढ़ी लिखी है और मर्द को नहीं पता, तो वो उसको अपना गुलाम बना के रख देती है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा है कि वो हमारे यहाँ पर एक मुहावरा भी मशहूर है ना, जोरों का गुलाम। तो वो जोरों का गुलाम को वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है कि एजुकेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। और एजुकेशन सिस्टम में आप चले जाएँ, वहाँ पर सेक्टर्स जितने भी है, वहाँ पर कितनी जो है वो पढ़ाई हमारी जो है वो फ्रूटफुल है, हमारा करिकुलम कितना जो है वो
करंट सिचुएशन से मिलता जुलता है, क्योंकि हमें बचपन से ही एक चीज़ पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में हमें अगर पढ़ाया जाए, इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाए, इस्लाम के बारे में हमें कभी भी जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक ज़्यादा जो है ना डीप में शोहर और बीवी के हकूक़ नहीं पढ़ाए जाते, बहन और भाइयों के हकूक़ नहीं पढ़ाए जाते। हमें पढ़ाया जाता है भाई तौहीद ईमान क्या वो है, ईमान क्या है, तौहीद के ऊपर किस तरह ईमान लाना है, अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने घर में किस तरह से जो है वो की हैं, लाइफ गुजारी है, वो हमें नहीं दे सिखाया जाता। तो इस्लामिक कंट्री होने के नाते इस चीज़ को भी हमें अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर बच्चा नीचे से अब ग्रो कर रहा है, क्योंकि बच्चा टीन एज में बिगड़ता भी है और संवरता भी है, तो टीन एज में अगर उसको आप पॉजिटिव चीज़ें सिखाओगे तो वो सीखी जाएंगी। तो बात वही है कि किस तरीके से ये लोगों को पता कराया जाए कि भाई उनके राइट्स क्या हैं, और किस तरह से फिर ये ख़वातीन को पता हो कि उनके राइट्स क्या हैं। अच्छा, मैं इस पे यही कहूँगा कि जहाँ पे दो अफराद मौजूद हैं या दो से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। आप बड़ी सेक्रेट सोसाइटीज़ भी देख रहे हैं ना, बड़ी मुतबर्रिक इलाके भी टाइम पीरियड में रहे हैं, वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल रहे हैं, और ये गलत चीज़ नहीं कॉन्फ्लिक्ट्स का होना। घर हो या दोस्त हों, दोस्त अहबाब हों या ऑफिस के कुलीग्स हों, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स का होना एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उनको आप बढ़ने से रोकें, एस्केलेट ना होने दें, और उसकी अंडरलाइंग कॉजेज़ को एड्रेस करें कि जो अंदर वजूहात हैं जिनकी बिना पे वो इश्यूज़ बन रहे हैं, वो उनको एड्रेस कर सकें ताकि वो फिर प्रोलॉन्ग ना हो और एस्केलेट ना हो। और इसमें ये मैं तो इसको ब्लेसिंग समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, क्योंकि आपको ये एम्पावर करता है मज़ीद बड़े चैलेंजेस को फेस करने के लिए, नंबर 1। दूसरी चीज़ मैं इसके साथ ये भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आप पूरे हॉराइजन समझ सकेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यूनिवर्स किस तरह से ऑपरेट हो रही होती है। सही। एक अगर आप एटम को भी देखें, सबसे छोटा एलिमेंट हम समझते हैं, एलिमेंट के अंदर भी एटम ही होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की तरफ चले जाएं आप, वो भी एक सिस्टम के तहत चल रहा है ना, एक पूरा एक निज़ाम है जिसके तहत चल रहा है। सिस्टम के तहत तो चल रहे हैं ना मल्हान भाई। बात सारी ये है ना कि लोग रूल्स फॉलो नहीं करते, ये फैशन बना लिया है। सादा और आम फहम ज़बान में हम यही बात कर सकते हैं कि ये फैशन है रूल तोड़ना, और रूल घर से लेकर दफ्तर, दफ्तर से ऑफिस, ऑफिस से स्कूल, कॉलेज, प्ले लैंड्स में, हर जगह जहां आप जाते हैं, होटल, सब जगह पर रूल्स ही तोड़े जा रहे होते हैं लोग। मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर आपने कोई चीज़ कहीं से उठाई है तो आप उसको वापस वही रख दें। एक नॉर्मल सी बात है ना, एक एथिक्स है, एक जनरल एथिक्स है। कोई नहीं ऐसा करेगा क्योंकि उसे पता है ठीक है मैं नहीं, कोई और आके रख देगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है, मतलब इट्स ओके, ये मेरा काम थोड़ी है। तो मसला ये है कि ये जो रूल ब्रेक होते हैं ना, ये इस वजह से होते हैं कि हम सब रूल्स को लेते ही इतना कैजुअल है। अच्छा, इसमें ना इसमें भी दो एस्पेक्ट है मेजर। हाँ। एक है आप के लोगों के दरमियान लोगों को इतना ट्रस्ट नहीं होता सिस्टम के ऊपर कि वो के लॉज को रिस्पेक्ट करें और उसको फॉलो करें। हाँ। वो और इसके नतीजे में वो क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जिनको रोल मॉडल समझ रहे होते हैं लॉ मेकर्स, वो उनको खुद डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि क्योंकि हम लोग सुनी सुनाई पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं वो करप्ट है, ये करप्ट है, और हम वेरीफाई नहीं कर रहे होते और अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे होते हैं। जब आप लॉ मेकर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप उससे कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे, आप चाहेंगे बस अपना काम निकलता रहे, तो पहले तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके जो हुक्मरान है आपको वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। अगर कुछ गलत करे तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, और यही से चीज़ें होती हैं स्टार्ट। आप दूसरी तरफ होता है कि स्टेट का भी बनता है, जो आपके पास क्लासरूम है वहाँ पर टीचर आपका एक तरीके से इसके पास इख्तियार है, जो भी साहिब इख्तियार है उसका भी एक डोमेन बनता है कि वो इन्फोर्स करे, अगर कोई गलती कर रहा है उसको पनिश करे, जो बेहतरी की तरफ जा रहा है उसको रिवॉर्ड भी करे, और पनिश और पेनल्टी का जो सिस्टम है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम जो है, ये ही आगे लेके चल सकता है माशरे को। जैसे हम कहते हैं जस्ट हेयर आफ्टर जजमेंट डे, वो क्यों है कि आपको गलतियों दुनिया में आप गलतियां करेंगे उसको सज़ा मिलेगी, जब आपको पता हो सज़ा मिलनी नहीं है आप बच जाएंगे, तो फिर वो सोसाइटी डिक्लाइन होती है, कोलैप्स होती है, और अभी अनफॉर्चुनेटली हम उसी डायरेक्शन में निकले हुए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस पहले आप क्योंकि आप ही का इसमें नुकसान हो रहा है, अगर आपकी जनरेशन का नुकसान होगा आगे चल के। सही। अच्छा जी, आप बताएं सूफी भाई इस हवाले से। बात ये है कि हम जो एजुकेशन का है, अब बच्चा जो है वो रूल्स क्यों तोड़ता है, स्टूडेंट्स रूल्स क्यों तोड़ते हैं। एक बच्चा जब नीचे से आ रहा होता है तो वहाँ पर वो स्कूल्स में जब जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती। हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है। हम स्कूल्स में बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अ बिज़नेस, क्योंकि वहाँ पर भी ज़्यादातर स्कूल्स का यही मोटिव होता है कि एक प्लानर बना के हाथ में दे दिया जाता है टीचर को, भाई आपने यही काम करवाना है, बस ख़त्म, आपकी यही ड्यूटी है कि आपने ये वाला काम करवा दिया, आपकी ड्यूटी ख़त्म। और जो पेपर बनाए जाते हैं वो पेपर भी वहाँ से
जो आपने कॉपी में काम करवा दिया, अगर बिलफर्ज एक क्वेश्चन आपने आउट ऑफ सिलेबस वहाँ से कॉपी से दे दिया, तो टीचर आकर आपको बोलेगा, प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, टीचर अब वो जो प्रिंसिपल होगा, जब गवर्निंग अथॉरिटी होगी, वो आपको बोलेगी कि हमने जब आपको ये चीज़ मना की है तो आप क्यों कर रहे हैं, जो मेथड हमने आपको प्लानर में दिया है वो करवाएं। अब वो सिर्फ मेथड्स के ऊपर ही टीचर्स जो है ना वो बंद के रह जाते हैं, वो बच्चों को एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो दे ही नहीं पाते। कभी मतलब हमारे पास 35 से 40 मिनट का एक पीरियड होता है बच्चों को पढ़ाने का, वो हमने पूरा किया, अब उसमें सिलेबस बहुत मुश्किल से कंप्लीट होता है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए अगर हम कहीं से कोई एक डेलीगेशन बुला देते हैं, मतलब ट्रैफिक रूल्स है, आप बच्चों को सिखाओ, मेट्रिकुलेशन स्कूल है, वहाँ पर आप बच्चों को बुलाओ कि भाई रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है, ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या होता है, क्योंकि पहले जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल उन्हें ये पता होगा कि रेड सिग्नल का मतलब होता है कि रुक जाना है, लेकिन कोई रुकता नहीं है, अगर चले भी जाए तो कोई मसला नहीं होता, बस सिंपल उन्हें ये पता होगा कि कुछ नहीं होता। नहीं, वो उनको पता यही होता है कि बस रुकना है, कोई नहीं है तो चले जाना है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लॉ कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके लिए आपको चालान कौन सा है। अगर आप सिग्नल तोड़ दो तो हमें तकरीबन मेजॉरिटी जो आवाम है, खासतौर पर कराची की, उसको यही नहीं पता कि अगर मैंने सिग्नल तोड़ दिया तो मेरा चालान कितना कटेगा। और चालान काटने के लिए जो खड़े हुए हैं उनके पास भी एक बीच में आया था हमारे पास, जो ई चालान का भी उन्होंने मुतारिफ करवाया था, कोई वो एसपी आए हुए थे, उन्होंने ई चालान जब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया तो वहाँ पर जो खड़ा हुआ है ना वो वहीं पर चालान काट के दे रहा है हाथ में। और एक आप बना दें ना कि भाई एक प्रोसेस बना दें कि अगर आपके उससे मोबाइल से या आपके जो हाथ में जो टैब हमने दिया हुआ है उससे अगर आप चालान करेंगे तो आपका प्रमोशन उतना होगा जितने आपने चालान किए। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि मैंने पहले जो बात की कि बच्चा किसी ने वो रूल तोड़ दिया, 18 साल से कम उम्र बच्चा है, वो बाइक लेकर जा रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। बस 90% लोगों के पास, 95% लोगों के पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है, ना उनके पास कोई एनआईसी वगैरह होता है, ना कोई भी क्योंकि कोई पूछता नहीं है ना, बस उनको यही पता है कि भाई अगर रूल है तो वो तोड़ना है और तोड़ने से कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया सूफी भाई, बहुत शुक्रिया मलान भाई। तो शो का टाइम हो गया है एंड अब। आज का शो आपको कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा आप हमारी सोशल साइट पर, और देखते रहिए सिटी एट 10। अपना बहुत ख्याल रखिए।